नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के 22nd वीडियो में। और यहाँ आप पूछोगे कि भैया आपका चेहरा क्यों नहीं दिख रहा, ये वीडियो वॉइस ओवर है क्या? नहीं, ये वीडियो वॉइस ओवर नहीं है, मतलब पार्शियल वॉइस ओवर है। शुरू के 10-15 मिनट आपको वॉइस ओवर मिलेंगी शायद, उसके बाद पूरी वीडियो अगेन फेस कैम ही रहेगी। एंड इन केस यू आर वंडरिंग कि वॉइस ओवर क्यों कर रहे हो भाई, 10-15 मिनट शुरू के पूरा फेस कैम ही कर देते, उसमें ज्यादा मजा आता। वेल आई एग्री कि मजा उसमें ज्यादा आता, लेकिन हुआ क्या कि जिस दिन मेरी रिकॉर्डिंग थी ना, उस दिन मैं अपने कैमरे को भेज दिया हूँ सर्विसिंग के लिए। जी हाँ, फूजी फिल्म का कैमरा है, हर साल ईयरली एक बार सर्विसिंग होता है। आज ही डेट आया, आज ही फ्री स्लॉट था, मैं जाके वहां सबमिट कर दिया। एंड अगर मैं रिकॉर्डिंग लेट करता हूँ, मान के चलो मैं वेट कर लेता हूँ एक दिन का, तो दो प्रॉब्लम्स होगी। पहली की वीडियो थोड़ी छोटी बन जाएगी जो आपको पसंद नहीं आएगी, और दूसरी प्रॉब्लम की वीडियो मंडे 3 बजे नहीं आएगी। ऐसा अगर मैं कर दिया तो भैया आप लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ोगे। तो इसीलिए मैंने इजाद किया एक ऑल्टरनेट मेथड। क्या? वेल मैं थोड़े से पार्ट की रिकॉर्डिंग ऑलरेडी कर लूंगा वॉइस ओवर के फॉर्मेट में, जो कि अगेन इस वीडियो की शुरुआती 10-15 मिनट ही होंगी। और उसके बाद जब मेरे कैमरा वापस आ जाएगी तो वहां से अगेन रेगुलर रिकॉर्डिंग होगी, जो जैसी वीडियो होती है वैसे ही रहेगी। एनीवेज, तो अब जबकि आप प्लान को समझ चुके हैं, चलिए हम वीडियो में तुरंत कूदते हैं, जानते हैं कि कहानी में आगे क्या होगा। क्योंकि अगर आपको याद हो तो पिछली वीडियो के अंत तक अपने क्लाइन मोरेटी ने, अपने गेरमैन स्पैरो ने मिस्टर एक्स को निपटा दिया था। अब क्लाइन मिस्टर एक्स को निपटा के ईस्ट बॉरो में पहुंच गया है, राइट, अपने मोटेल के अंदर। वहीं क्लाइन का जो घर है जहां पे ड्वेन डैंटिस रहता है, वहां पे उसका एक मतलब प्रतिबिंब है, एक तरह से कह सकते हैं। और वहां पे अरोडेस मामला संभाल रहा है, लेकिन मामला वहां गड़बड़ हो गया क्योंकि वॉल्टर के पास आ गए हैं बिशप इलेक्ट्रा, ये बोलते हुए कि सुना है हमने कि ड्वेन डैंटिस की तबीयत हो गई है खराब, तो उनके लिए मैं प्रेयर करने आया हूं। ऐसे में वॉल्टर बोलता है, इलेक्ट्रा साहब आप थोड़ा सा रुकिए, मैं पूछ के आता हूं ड्वेन डैंटिस से कि क्या वो मिलना चाहेंगे आपसे और कहां मिलना चाहेंगे। तो वॉल्टर गया ड्वेन डैंटिस के कमरे में, अंदर गया, देखा ड्वेन डैंटिस लेटा हुआ है, जो कि ऑफ कोर्स रियल नहीं है, उसका प्रतिबिंब है। और वो ड्वेन डैंटिस से पूछता है कि आपसे मिलने बिशप इलेक्ट्रा आए हैं, क्या मैं उन्हें अंदर भेज दूं? एंड अरोडेस रिप्लाई करता है, हाँ भेज दो। अब अरोडेस कैसा है ये आपको ही पता है, गंदी बात बोलेगा ही, राइट? तो चलिए सुनते हैं अरोडेस क्या सब बातें बोलता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रा अंदर आते हैं, कहते हैं कि मैंने सुना कि आप बीमार हो, तो मैं सोचा कि चलो आप पे मतलब कुछ प्रेयर वगैरह कर दूं गॉडेस का, ताकि आप जल्दी ठीक हो जाओ। और इस पे अरोडेस वाज लाइक कि नहीं मैं ऑलमोस्ट रिकवर कर चुका हूं, कल मैं चर्च आ भी जाऊंगा। और फिर अरोडेस अपने आ गया फॉर्म में और सवाल पूछना शुरू किया। उसको मजा आता है ना सवाल पूछने में, तो पूछने लगा कि चर्च में जो लोग काम करते हैं क्या उनको शादी करना अलाउड है? अब ये सुन के इलेक्ट्रा कहने लग गया कि ये थोड़ा सा ग्रे एरिया है, मतलब इनिशियली तो ये अलाउड नहीं था, उनको वर्जिन होना पड़ता था, लेकिन अब रूल्स थोड़े बहुत चेंज कर दिए गए हैं, मतलब अब अलाउड है काइंड ऑफ। लेकिन जो शादी करता भी है वो अपनी फैमिली को कहीं ना कहीं कैथीड्रल के अंदर लेके नहीं आ सकता, वहां नहीं रह सकता फैमिली के साथ। अब अरोडेस इतने में थोड़े मानेगा, पलट सवाल पूछता है कि ठीक है आपकी बात में समझ गया, अब ये बता दो कि क्या आप मैरिड हो बिशप इलेक्ट्रा? इलेक्ट्रा कहते हैं हाँ, 2 साल पहले आई वॉक द आइल, मतलब मैंने शादी की। बट देन इलेक्ट्रा वाज लाइक, एक मिनट ड्वेन डैंटिस भैया आप ये सब मेरे से पूछ क्यों रहे हो? क्या आपको शादी करनी है? क्योंकि हम सब जानते हैं यू आर द मोस्ट एलिजिबल बैचलर, भले आप बैचलर जैसे दिखते नहीं, 40s में हो, बट स्टिल। और ये सुनते अरोडेस ड्वेन डैंटिस की आवाज में, ऑफ कोर्स ड्वेन डैंटिस को वो इमिटेट कर रहा है, वो कहने लग जाता है कि मुझे एक्चुअली जो ओल्डर वुमेन है ना वो पसंद है, क्योंकि वो मुझे वार्मथ दे सकती है, वो मुझे ईज फील करा सकती हैं। लेकिन मुझे यंगर वुमेन भी पसंद है, ठीक है, मतलब वो उनके अंदर एक बहुत ही चार्म होता है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे मैरिड वुमेन भी पसंद है, मुझे अनमैरिड वुमेन भी पसंद है। बेसिकली अरोडेस यहाँ ये बता रहा है कि ड्वेन डैंटिस को हर तरह की वुमेन पसंद है। और जिस तरह से बात कर रहा था ना अरोडेस ड्वेन डैंटिस की आवाज में, कोई भी सुनेगा उसे ऐसा ही लगेगा कि भैया इससे बड़ा ठड़की इंसान इस दुनिया में नहीं है। अब जो ड्वेन डैंटिस के सर्वेंट्स थे वहां पे, वो भी सुन के ये बातें शॉक में थे, क्योंकि वो इतने दिन से ड्वेन डैंटिस के लिए काम कर रहे हैं, वो कभी ऐसा दिखा नहीं कि वो मतलब बहुत डेस्परेट टाइप का इंसान है शादी करने के लिए, आज अचानक ऐसी बातें कर रहा है। वहीं बिशप इलेक्ट्रा भी सोच रहे हैं कि ये थोड़ा अजीब बदला सा आदमी लग रहा है, बहुत डेस्पो है, बहुत बड़ा है अंदर से ये इंसान, ठीक है, ऐसा तो था नहीं। इन शॉर्ट ये अरोडेस जो है वो ड्वेन डैंटिस को बदनाम कर रहा है, पूरे मोहल्ले में फैल जाएगा कि भैया ये ड्वेन डैंटिस एक नंबर का परवर्ट इंसान है। अब अरोडेस इससे पहले और ड्वेन डैंटिस को बदनाम करता, ही फेल्ट समथिंग, और जैसे ही वो कुछ फील किया वो मतलब चुप हुआ, बोला नहीं। एंड देन मतलब बातों को संभालने लगा ये बोल के कि एक्चुअली मैं बीमार हूं ना, तो ऐसी बहकी बातें कर रहा हूं, डोंट माइंड इट। और बिशप इलेक्ट्रा भी कहते हैं कि आई कैन अंडरस्टैंड। थोड़ी देर बाद बिशप इलेक्ट्रा अपना जो भी करना था प्रे वगैरह वो सब करके निकल लेते हैं। देन सर्वेंट्स भी रूम से चले जाते हैं, रूम खाली होता है, और तब क्लाइन घुसता है रूम के अंदर खिड़की उठा के। एंड बेसिकली अरोडेस इसलिए चुप हो गया था क्योंकि वो फील कर लिया था कि क्लाइन नजदीक आ चुका है और इन लोग के जाने के बाद एंट्री लेगा। और क्लाइन सोच रहा है कि सही समय पे मैं आ गया, पता नहीं ये क्या बोला होगा, जितना मैं सुना हूं उतने में ही बहुत गंदी बातें मेरे बारे में बोल रहा है, मेरे को बदनाम कर दिया ये अरोडेस।
अरोडेस। पर ठीक है, जो काम दिया गया था अरोडेस को, मतलब इमिटेट करना, वो काम अच्छे से किया, किसी को शक तक नहीं हुआ कि यहाँ ड्वेन डांटिस नहीं था, तो भैया जॉब वेल डन। तो अरोडेस को क्लाइंट कहता है कि तुमने काम बहुत अच्छा किया है, बस अगली बार से जो है ना बकबक थोड़ा कम करना, दूसरों को इरिटेट कम करना, ठीक है, और मेरे को बदनाम कम करना। अरोडेस भी खुश कि ठीक है चलो मेरा काम अच्छा था, अगली बार से ध्यान रखूंगा, बकबक कम करूंगा, और थैंक यू बोल के अरोडेस गया। अब अरोडेस के जाते ही क्लाइंट सबसे पहले जाता है बुक वर्ल्ड के अंदर। पता है ना कौन से बुक की मैं बात कर रहा हूं, जिसके अंदर मिस्टर एक्स की लाश होगी, राइट। अब बुक वर्ल्ड के अंदर जाने का दो रीजन था। पहला तो मिस्टर एक्स का मुंडी लेके देना है ना भैया अपने मिस मैजिशियन को, ठीक है, तो एक वो काम है, और दूसरा मिस्टर एक्स को ग्रेज करवाना है क्रीपिंग हंगर से। खिलाना नहीं है क्रीपिंग हंगर को, ग्रेज करवाना है, ताकि मिस्टर एक्स के कोई 2 पावर्स मिल सके। एंड इस बार जो क्लाइंट चाह रहा था पावर, वो एक्चुअली में उसे मिल जाता है ग्रेजिंग के बाद, एंड दैट वाज ट्रैवलर्स डोर। इसे डोर ऑफ टेलीपोर्टेशन या फिर ट्रैवलिंग भी बोल सकते हैं। इसका इफेक्ट यह है कि बंदा स्पिरिट वर्ल्ड के थ्रू ट्रैवल कर सकता है और साथ ही रियल वर्ल्ड को फील भी करता रहता है। डिफरेंट सीक्वेंसेस के बियॉन्डर्स अलग अलग टाइम तक ट्रैवलिंग हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि उनका स्पिरिट बॉडी कितना स्ट्रांग है ये उस पर डिपेंड करता है। इस वजह से उनका ट्रैवल डिस्टेंस और इफेक्ट भी चेंज होता है। जैसे मान के चलो अगर कोई सीक्वेंस 9 या 8 का बंदा है तो वो बैकलैंड से बाहर नहीं जा पाएगा, लेकिन क्लाइन का जो करंट लेवल है वो सीक्वेंस 8 या 9 नहीं, सीक्वेंस 5 है, राइट। तो यहां से क्लाइन काइंड ऑफ डायरेक्टली मिस्टर हैंगमैन वाले प्रिमिटिव आइलैंड तक जा सकता है। एंड अगर एक बार में ना हो पाया तो क्लाइन मल्टीपल टाइम ट्रिप्स को यूज कर सकता है, मतलब ये पावर यूज करके मल्टीपल ट्रिप्स कर सकता है एंड अपने लोकेशन तक पहुंच सकता है। ये कितनी अमेजिंग पावर है मैं आपको बता नहीं सकता, कहीं से कहीं आप पहुंच जाओ, समझ रहे हो। अब इस पॉइंट तो क्लाइन को ये भी समझ आ गया था कि ट्रैवलर का कॉम्बैट पावर फेस टू फेस फाइट में काफी स्ट्रांग होता है, क्योंकि शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग यूज करना फ्लेमिंग जंप जितना इजी नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो कंटिन्यूअसली एनिमी के अराउंड फेज कर सकता है, कभी डोर के पास कभी आगे अटैक कर सकता है, और इससे ओपोनेंट कहीं ना कहीं कंफ्यूज होता है और प्रॉपर हिट नहीं कर पाता। ऊपर से अगर उसने काफी पावर्स रिकॉर्ड कर रखी हो तो थोड़ा भी डेंजर फील होते ही तुरंत निकल जाने का उसका हैबिट होता है। सो इफ यू सी काफी वर्सेटाइल और बढ़िया पावर है। और क्लाइंट को ये भी लगता है कि लाइटनिंग, स्टॉर्म और हरिकेन जैसी एबिलिटीज के साथ भी किसी ट्रैवलर को डायरेक्ट फाइट में पकड़ के रोक पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हरा सकते हो लेकिन साला भाग जाएगा। तो ये एक बढ़िया पावर मिला है क्लाइंट को, कहीं भी कहीं से ट्रैवल कर सकता है, सिचुएशन खराब हुआ भाग सकता है। वैसे एक और पावर मिला है क्लाइंट को, एंड दिस वाज मतलब अप्रेंटिस सीक्वेंस की डोर ओपनिंग जो एबिलिटी है ना, वो कहीं ना कहीं मिल गई है। एंड ये मतलब कुछ काम का बहुत नहीं हुआ पावर, मतलब आप कोई सा भी डोर खोल सकते हो, बेसिकली ट्रैवलिंग का एक वीक वर्जन जैसा है। एंड क्लाइंट के लिए इसका तो कोई वैल्यू नहीं है। तो हाँ, 2 पावर्स मिली, एक का ज्यादा कुछ वैल्यू नहीं है, लेकिन एक मजेदार पावर मिल गई है, मजा ही आ गया। तो ग्रेजिंग के बाद क्लाइंट नोटिस करता है कि रूबी रिंग जो एक पहना हुआ था, याद है मिस्टर एक्स, वो कहीं ना कहीं उसके हाथ में अभी भी है। तो क्लाइंट सोचता है चलो इस रिंग के बारे में पता किया जाए कि भैया ये क्या है, इसकी पावर्स क्या है। लेकिन क्लाइंट को पता था कि मुझे खुद से इस रिंग को नहीं उठाना, ठीक है, क्योंकि रिंग की कोई नेगेटिव इफेक्ट हो सकती है, अगर मैं उठाया तो गेम हो सकता है। इसलिए क्लाइंट यहाँ सेनोर से रिंग को उठवाया, क्योंकि सेनोर तो डेड है ना, मैरियनेट है, उसको क्या ही नेगेटिव होगा। अब इससे पहले मैं रिंग पे बात करूं, मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं मिस्टर एक्स की बॉडी से कुछ और चीजें मिली हैं, जैसे कि एक ऑर्डिनरी पाइप मिला है जिसके अंदर टोबैको भरा हुआ था, और 48 पाउंड्स मिले हैं। ठीक है, बहुत कम है लेकिन जो भी अच्छा ही है। अब क्लाइंट जो था वो सेनोर से मिस्टर एक्स का फटा हुआ और चिपचिपा सा सर उठवाया, याद है ना, सर फट गया था काइंड ऑफ, फिर वापस अपने आप जुड़ा था। तो हाँ, वैसा ही सिचुएशन है। एंड फिर उससे पजेस करवा के वापस ग्रे फॉक के ऊपर ले आया। अब ग्रे फॉक के ऊपर क्लाइंट आराम से रिंग पे डिविनेशन वगैरह करके पता कर सकता है कि ये क्या चीज है, ठीक है। तो पता चलता है उसको कि इस रिंग का नाम है फ्लावर ऑफ ब्लड। ये पहनने वाले को अपने बॉडी पर डीप लेवल पे कंट्रोल देता है, मतलब जब तक बंदा इंस्टेंटली खत्म ना हो या कंप्लीटली प्यूरिफाई ना हो जाए तब तक वो धीरे धीरे रिकवर कर सकता है। ये बेसिकली एक इंस्टिंक्ट जैसा पैसिव इफेक्ट है जो ऑटोमेटिकली काम करता रहता है। इसको देख के क्लाइंट समझ जाता है कि देखो, अगर वो डेथ नेल के फुल पावर से मिस्टर एक्स पे लीथल स्ट्राइक अगर नहीं किया होता तो मिस्टर एक्स एक शॉट में खत्म नहीं होता, और खत्म नहीं होता तो वो रिकवर कर जाता। इनफैक्ट क्लाइंट का जो वो मैरियनेट वाला सिचुएशन था उससे भी कहीं ना कहीं निकल जाता, सिचुएशन क्लाइंट पे ही उल्टा पड़ सकता था। तो हाँ, डेथ नेल से लीथल स्ट्राइक मारना कहीं ना कहीं सही साबित हुआ। मतलब सोच के देखो, एक्सट्रीम पेन होता ना अगर वो लीथल स्ट्राइक नहीं होता और वो खत्म भी नहीं होता, तो इसका यूज करके वो जो मिस्टर एक्स था वो वापस कंट्रोल में आ सकता था। और वैसे भी मिस्टर एक्स को पता था कि उसकी बॉडी स्ट्रांग नहीं है और वो ज्यादातर स्पेल कास्टर टाइप है। अब ये रिंग जो है वो थोड़ी बहुत फ्लैश मैजिक भी देती है जो कि काफी यूजफुल है, बट देन रिंग का नेगेटिव इफेक्ट भी कुछ होगा, ठीक है। नेगेटिव इफेक्ट ये है कि ये रैंडमली वियरर का दिमाग जो है वो बंद कर देता है
एकदम चोक हो जाएगा, आप कुछ समझ नहीं पाओगे, लिटरली अपनी सोच और समझ को आप खो दोगे। और ये बहुत गड़बड़ चीज है, ये नेगेटिव इफेक्ट तो क्लाइंट को नहीं चाहिए। रैंडमली आपका दिमाग अगर बंद हो जाए बीच फाइट के बीच, तो समझ रहे हो आपका जाना तो तय है, और क्लाइंट ये सब अफोर्ड नहीं कर सकता। लिटरली ये तो ट्रू क्रिएटर के स्टाइल से बिल्कुल मैच करता है। अब अगर ये इफेक्ट रैंडम नहीं होता, मतलब बता के आता, तो चीजें मैनेज करी जा सकती थी, लेकिन प्रॉब्लम ही यही है कि इफेक्ट एकदम रैंडम होगा, और इसी कारण से इस रिंग को प्रॉपर्ली यूज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। ऐसे में आप पूछोगे तो फिर मिस्टर एक्स कैसे इसे पहन रहा था? वेल, मिस्टर एक्स इसे इसीलिए पहन पाता था क्योंकि जो लोग ट्रू क्रिएटर में बिलीव करते हैं उनमें वैसे भी ज्यादा लॉजिकल थिंकिंग होती नहीं, तो उनके लिए ये इफेक्ट उतना एक्स्ट्रा डैमेज नहीं करता। और वैसे भी रैशनल खोना मतलब ये नहीं कि बंदा तुरंत वायलेंट हो जाएगा, बस वो ज्यादा रिजिड और बेवकूफ जैसा बिहेव करेगा, मतलब सिर्फ इंस्टिंक्ट्स पे एक्शन लेगा। तो मिस्टर एक्स के लिए शायद ये सब प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन क्लाइंट के लिए प्रॉब्लम है। तो क्लाइंट तो इस रिंग को यूज नहीं कर सकता, लेकिन एक मिनट यूज कर सकता है। पता है कैसे? अपने मैरियनेट को पहनवा के। जी हाँ दोस्तों, सेनोर को पहनवा दिया, तुम पहन लो। अब भैया तुम तो एनी हाउ डेड ही हो ना, मैरियनेट हो, तो तुम पे इसका क्या ही इफेक्ट होगा, और ज्यादा होगा भी तो मैं तो पीछे से चीजें मैनेज कर ही रहा हूं ना। तो ठीक है, सेनोर पहन लिया इस रिंग को, तो क्लाइंट हाँ कहीं ना कहीं इसका इनडायरेक्टली यूज अप कर पाएगा ना, क्योंकि क्लाइंट क्रीपिंग हंगर में कहीं ना कहीं मिस्टर एक्स को ग्रेज करवा दिया, उसके पावर्स लिया है। तो अपने प्रॉमिस के मुताबिक क्लाइंट सोचता है कि एक स्पिरिट को इसमें से निकालना है जो कि पहले से था इसमें, एंड दैट स्पिरिट वाज किसी इंटरोगेटर का स्पिरिट। ये स्पिरिट नेवी यूनिफॉर्म में निकलता और बताता है कि उसका नाम है एंडी हेडन, और वो इनमेट का सेकंड मेट था। वो समुद्र की एक लड़ाई में खत्म हो गया था, मतलब तुरंत नहीं, रादर उसे एक फेसाइकियन ने पकड़ लिया था, एंड देन बाद में उसको खत्म किया गया था। ये सब सुन के क्लाइंट पूछता है कि तुम किलिंगॉस से कब मिले, क्योंकि ऑफ कोर्स वही तुम्हें मारा होगा और रिंग में कैप्चर किया होगा, बट इस बंदे को किलिंगॉस के बारे में कुछ नहीं पता था, मतलब कभी वो किलिंगॉस के बारे में सुना भी नहीं था। इसका मतलब समझे थे? किलिंगॉस को जब क्रीपिंग हंगर मिला होगा उससे पहले ही क्रीपिंग हंगर के अंदर ये इंटरोगेटर वाली स्पिरिट थी। ये बंदा किलिंगॉस का शिकार नहीं था। एनीवेज, क्लाइंट उससे पूछता है कि जिस फेसाइकियन ने तुम्हें पकड़ा था वो कौन था और कैसा दिखता था? तो इस पे ये बंदा कहता है कि मुझे नहीं पता, बस इतना याद है कि उसके शोल्डर पे कैप्टन वाला बैज था, उसकी नाक काफी बड़ी और नोटिसेबल थी, आंखें ब्लू थी और बाल ऑलमोस्ट ब्लॉन्ड टाइप का था। हाइट भी उसका काफी ज्यादा था, लगभग 2 मीटर के आसपास। बट देखा जाए तो ये जो फीचर्स बताया जा रहा है फेजाक में काफी कॉमन है, सब मोस्टली लोग ऐसे ही दिखते हैं, तो इससे पता नहीं लगाया जा सकता कि वो एग्जैक्टली किसके बारे में बोल रहा है। वैसे क्लाइंट उससे फिर पूछता है कि मतलब तुम किस साल में खत्म हुए थे, और वो जवाब देता है 1338 में। इसके बाद ये स्पिरिट कहीं ना कहीं डिसिपेट हो जाती है। तो हाँ, क्लाइंट एक स्पिरिट को फ्री भी कर दिया है, सब कुछ ओके है। इसके बाद क्लाइंट मिस मैजिशियन तक पहुंचवा देता है थ्रू मिस्टर वर्ल्ड ये मैसेज कि तुम्हारा जो मिस्टर एक्स था वो डेड है, ठीक है, काम हो गया तुम्हारा। और ये सुनते कहीं ना कहीं मिस मैजिशियन काफी खुश होती है। अब मिस मैजिशियन एक रिचुअल रखती है जिससे वो कुछ सामान ले सके जो कि मिस्टर एक्स के पास उसे चाहिए था। पहला तो उसको एक सामान ये मिलता है, मतलब मिस्टर वर्ल्ड दे रहा है ये सामान, लेमानोस ट्रैवल, जो कि उसे बोरो किया था इस फाइट के लिए, तो वो वापस किया। और दूसरा दिया लुइस वेन यानी मिस्टर एक्स का मुंडी, याद है ना, मुंडी चाहिए था मिस मैजिशियन को ताकि वो अपने टीचर को दिखा सके। पहले तो मिस मैजिशियन इस मुंडी को देख के पूरा डर ही जाती है कि अचानक से ये मुंडी कहां से आया। देखा जाए तो इस मुंडी का जो हेड था वो क्रैक्ड था, ऐसा लग रहा था इसे तोड़ा गया और वापस से जोड़ा गया हो, क्योंकि लिटरली ऐसा हुआ था। अब किस सिचुएशन में हुआ था वो तो हम जानते हैं, लेकिन मिस मैजिशियन तो यही सोचती है कि भैया ये काम किया है गडमैन स्पैरो, बहुत खतरनाक है, इससे बच के रहना, गडमैन स्पैरो इज वेरी डेंजरस। नाउ जब मिस मैजिशियन लेमानो ट्रैवल को खोलती है तो उसके अंदर भी अब पहले से ज्यादा स्पेल्स रिकॉर्डेड थे, मोस्टली लाइटनिंग और विंड लेवल के स्पेल्स थे, और ये डेमीगॉड लेवल पावर्स थी। तो हाँ, जितना रिकॉर्डेड था पहले उससे ज्यादा रिकॉर्डेड है पावर्स, ज्यादा पावरफुल पावर्स है। तो बहुत खुश थी कहीं ना कहीं मिस मैजिशियन, इतनी खुश कि वो मिस्टर वर्ल्ड को मैसेज पास करवाती है थ्रू मिस्टर फूल कि आई नो आपको जो मिशन मैंने दिया था वो काफी डिफिकल्ट था, उस हिसाब से मैं पेमेंट नहीं दे पाई हूँ आपको, मैं आपको आने वाले टाइम में इसके लिए कंपनसेट कर दूंगी। क्लाइंट को ये मैसेज मिल जाता है। वैसे क्लाइंट की बात की जाए तो क्लाइंट, आपको याद हो, डेथ नेल यूज किया इस लड़ाई में, तो कोई एक कमजोरी आएगी ना उसको 6 घंटे के लिए। पता है ये क्या कमजोरी आई है? औरतों से डर। जी हाँ, फियर ऑफ विमेन। लकीली क्लाइंट के लिए ये अच्छी चीज थी, मतलब अच्छी चीज तो नहीं है, ऑफ कोर्स वीकनेस है तो बुरी ही चीज है, बट लकी ये चीज थी कि नाइट का टाइम था तो क्लाइंट आराम से सो सकता है, किसी रियल विमेन को उसे फेस नहीं करना पड़ेगा। मे बी अगर कोई मेड वेड आ जाए तो अलग बात है, बट इन जनरल वो 6 घंटे सो के इसको टाल सकता है। वो अलग बात है ड्रीम्स में उसको कई विमेन हॉन्ट करती है, तो वो एक प्रॉब्लम हुआ क्लाइंट को। जो भी अगले दिन क्लाइंट उठा और रिचर्डसन उससे आंख नहीं मिला रहा है, मतलब अरोडेस इतना बदनाम किया है ना क्लाइंट को कि अभी तक नौकर लोग यही सोच रहे हैं कि भैया ये क्या क्या बोल रहा था हमारे ड्वेन डांटेस कल रात को। बाय द वे, यहाँ मैं आपको एक चीज बता दूं कि क्लाइंट के जो लेसन्स वगैरह है ना वो चल ही रहे हैं, एंड आज भी उनको 2 लेसन्स क्लाइंट को करना है ड्वेन डांटेस को,
एंड इसके अलावा उसको मिस्टर पोर्टलैंड मोमेंट के पैलेस पे बैंक्वेट पे जाना है। पोर्टलैंड मोमेंट 100 बोकलैंड स्ट्रीट पे रहता है। वो बैकलैंड यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में फुल टाइम प्रोफेसर था और लियोन किंगडम इंपीरियल साइंस इंस्टीट्यूट का भी फेलो था। उसने कुछ नए मेटल एलॉयज डिस्कवर किए थे जिसके लिए उसे लाइट ऑफ मिशनरी अवार्ड भी मिला था। और एकेडमिक्स की दुनिया में वो टुरानी वॉल हेल्मोसिन जैसे लोगों से बस एक स्टेप पीछे माना जाता था। उसके बनाए हुए एलॉयज शिप और स्टीम इंजन्स बनाने में काफी यूज होते थे और सिर्फ उनके लाइसेंसिंग पेटेंट से ही वो इतना पैसा कमा रहा था कि उसकी टोटल वेल्थ लाखों पाउंड्स तक पहुंच गई थी। मतलब बंदा लिटरली सीधा टाइकून बन चुका है एक तरह से, ठीक है। अब क्लाइन नोटिस करता है कि वॉल्टर जो है ना उसके आईज थोड़े से सूजे हुए हैं, थोड़े बैगी लग रहे हैं एंड हम सब जान रहे हैं ये क्यों हुआ है, क्योंकि रात को तो वो डीमनस से मिलने जाता है, ठीक है, सीवर्स के अंदर घुसता है और ऐसे भी जो डीमनस होती है ना, स्पेशली वो जो प्लेजर सीक्वेंस में हो या उसको क्रॉस कर चुकी हो, उनका चार्म नॉर्मल बियॉन्ड इफेक्ट से कई ज्यादा स्ट्रांग होता है, स्पेशली मेल्स के अगेंस्ट। उनकी हर एक्शन में एक ऐसा अट्रैक्शन होता है जो पास आने वाले आदमियों को ऑलमोस्ट नशा जैसा फील कराता है। धीरे धीरे वो फीलिंग स्ट्रांग होती जाती है, इतनी कि बंदा उस प्लेजर से खुद को अलग ही नहीं कर पाता। शायद सिर्फ गे मैन इसे थोड़ा रेजिस्ट कर पाए, लेकिन क्लाइन को लगता है कि वो भी फुल्ली इम्यून नहीं होते क्योंकि दिमाग और हार्मोन्स पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है और इंसान में नए चेंजेस आ सकते हैं। ऊपर से काफी डीमनस पहले खुद मेन थे, इस वजह से मेंटल रेजिस्टेंस और भी कम हो जाता है। इसी वजह से सीक्वेंस 5 का बियॉन्ड होने के बाद भी क्लाइन को ट्रिसी या ट्रेसी जैसे डीमनस के सामने हमेशा अलर्ट रहना पड़ता था क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक भी उसे चार्म के अंदर ला सकती थी। और जब क्लाइन जो कि सीक्वेंस 5 पे है वो खुद इम्यून नहीं था, तो बटलर जो है वॉल्टर, जो कि एक नॉर्मल इंसान है आई गेस, वो कैसे रेजिस्ट कर सकता है इन चीजों को। ये सिर्फ विल पावर से कंट्रोल होने वाली चीज नहीं है। तो ये वन ऑफ द रीजंस है कि क्यों बंदा थोड़ा सा थका थका दिख रहा है। चलो अब इन लोगों की बात हो ही गई तो थोड़ी सी एल्गर की भी बात कर लेते हैं। याद है ना, बंदा को ओशन सॉन्गस्टर बनना है, ठीक है, उसको ऑबिनिंग्स चाहिए, तो चलो उसी पे बात कर लेते हैं कि एल्गर क्या कर रहा है इसके लिए। वो अपने शिप ब्लू एवेंजर से एबिस मेलस्टॉर्म नॉर्थ ऑफ सोनी आइलैंड के पास पहुंचा। वहां पे वो ऑबिनिंग्स के बारे में फाइंड करने की कोशिश कर रहा है। स्टॉर्म बोला एंड एफिनिटी चार्म का इस्तेमाल करके नियर बाय जितने भी फिश है उनसे बात कर रहा है। उसको 100 बार से ज्यादा ये सब करना पड़ रहा है ताकि एग्जैक्ट लोकेशन पता चल सके कि ओबिनिंग्स कहां है। फाइनली इतने ट्रायल एंड एरर के बाद उसे पता चलता है कि ठीक है, देयर इज अ प्लेस जहां पे एक ओबिनिंग्स है और इसके लिए अब जाना होगा कहीं ना कहीं अपने एल्गर को। तो सबसे पहले एल्गर क्या करता है, याद है ना, वो खरीदा था मिस्टर मून से एनेस्थेटिक गैस 130 पाउंड में, आई गेस, याद नहीं है मेरे को एग्जैक्ट कितना में खरीदा था, बट हाँ इतना में खरीदा था। तो उस गैस को लीक करके कहीं ना कहीं शिप पे वो सबको सुलाया। देन वो अपनी बियॉन्ड पावर्स का यूज करके काफी दूर तक देखा और उसे समुद्र के नीचे वाले वॉल्केनो में एक बड़ा सा काला केव दिखा। उस केव से इतने मोटे मोटे टेंटिकल्स बाहर निकल रहे थे जो सदर्न कंटिनेंट के जंगल में मिलने वाले पाइथन से भी ज्यादा बड़े थे और वो धीरे धीरे हिल रहे थे। उन टेंटिकल्स के बड़े सर्कल्स, उनकी अजीब पैटर्न स्किन और वो केव जो ब्लू एवेंजर से भी कई गुना ज्यादा बड़ा था, ये सब देख के एल्गर काफी कॉशियस हो गया और उसने पास जाने की हिम्मत नहीं की। उसने अंदाजा लगाया कि ये ओबिनिंग्स कम से कम सीक्वेंस 5 लेवल का पावरफुल क्रीचर है और इसका बॉडी कितना बड़ा है, कितना डेंजरस है, वो तो हम देख ही रहे हैं। फिर भी उसने कंफर्म कर लिया कि यही उसका टारगेट है, मतलब यहीं पे जाके उसको अपना जो रिचुअल करना है सीक्वेंस 5 के लिए वो करना होगा। एल्गर अपनी स्पिरिचुअलिटी को पानी के थ्रू भेजा और उसे केव के अंदर तक पहुंचाया ताकि अंदर छुपी हुई पावरफुल साइक फोर्स से कांटेक्ट कर सके। धीरे धीरे वो मैसिव साइक थोड़ा काम होने लगा और उसके अंदर के काउंटलेस थॉट्स बाहर आने लगे, लेकिन एक मोमेंट के लिए वो रुक गया, जैसे सरप्राइज हो गया और फिर अचानक उसका साइकी वॉल्केनो की तरफ फट पड़ा। एक डरावने साउंड के साथ केव के अंदर एक क्रेजी वॉर्टेक्स बन गया जो आसपास का पानी, कचरा और एल्गर को भी अपनी तरफ खींचने लगा। एल्गर ने तुरंत कई बियॉन्ड पावर्स यूज की और मुश्किल से उस वॉर्टेक्स के इफेक्ट से बाहर निकला। उसने जरा भी रिस्क नहीं लिया और सीधा उस अंडर सी वॉल्केनो से दूर निकल गया। फिर सरफेस पे आके एक गैप ओपन किया। लगभग 1 मिनट बाद जब वो सेफ एरिया में पहुंच गया तब उसने गहरी सांस ली और रिलीफ फील किया। उसने सोचा कि ये ओबिनिंस चार्म वाली एबिलिटीज को भी रेजिस्ट कर सकता था जो नॉर्मली सी क्रीचर्स के साथ अफिनिटी बढ़ाती हैं और शायद ये लॉर्ड के ऑरा वाली चीजों से नफरत करता है। इन शॉर्ट एल्गर को पता चल गया कि वो कहीं ना कहीं इस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकता, उसको हेल्प चाहिए ही होगा और हेल्प किसका लेगा? ऑफ कोर्स मिस्टर फूल का। बस फिर क्या था, किया मिस्टर फूल को प्रे। अब मिस्टर फूल यानी अपने क्लाइंट जो है वो बैंक्वेट में गए हुए हैं, याद है ना, बैंक्वेट में उन्हें आज जाना है। वहां पे पता चला कोई प्रे कर रहा है तो वॉशरूम का बहाना बना के वॉशरूम के अंदर गए और ग्रे फॉग के ऊपर पहुंचे। यहाँ के मिस्टर फूल को पता चलता है कि एल्गर ओशन सॉन्गस्टर बनने के लिए एक सीक्वेंस ऊपर जाने के लिए मतलब ओबिनिंग्स का गुडविल को गेन करना चाहता है और इसके लिए उसको मिस्टर फूल की मदद चाहिए और बदले में कह रहा है एल्गर कि मैं आपको 15 रोजेल की डायरी पेजेस लाके दूंगा, ठीक है। फूल कहता है ठीक है वो सब, लेकिन एक और मिशन मैं तुम्हें देता हूं जो बदले में तुम्हें करना होगा एंड दैट इज कि तुम्हें हर एक फेसैक कैप्टन को इन्वेस्टिगेट करना होगा। कौन से कैप्टन? जो कि कोनोटॉप सी बैटल में पार्टिसिपेट किए थे ड्यूरिंग 1338। याद है ना 1338 का जो टाइमलाइन था वो कहीं ना कहीं जो इंटरोगेटर था जिसको क्लाइंट फ्री किया है क्रीपिंग हंगर से, वो बताया था। और हिस्टोरियन होने की वजह से क्लाइंट को तुरंत समझ आ गया था कि कौन सी सी बैटल की बात हो रही थी जो मतलब वो बंदा बात कर रहा था, क्योंकि 1338 में लियोन और फेसैक का रिलेशन काफी टेंस था और बीच बीच में क्लैशेस होते रहते थे, लेकिन सिर्फ एक ही ऐसी
सी बड़ी फाइट हुई थी जहां कमांडर लेवल का बंदा खत्म हुआ था और वो ईस्ट बैलम के कोनोटॉप में हुई सी बैटल थी। इनफैक्ट फेसाकियन फ्लीट में वैसे भी ज्यादा कैप्टन्स नहीं होते, इसलिए आइडेंटिफाई करना और भी इजी हो गया। तो इसलिए एल्गर को बोला है उसके बारे में सब पता करके बताओ। एल्गर कहता है योर विश इज माय कमांड, मैं करके दूंगा आपको ये। और मिस्टर फूल भी कहते हैं कि तुम टारगेट विसिनिटी में जाओ, मतलब जहां पे तुमको ओपनिंग्स है वहां जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगा, तुम सब कुछ मैं संभाल लूंगा इधर से। एल्गर भी सोच रहा है वाह मिस्टर फूल इतने पावरफुल हैं, सब एक सेकंड में संभाल दिए। मिस्टर फूल भी सोच रहा है अरे वो सी क्रीचर ही है ना, सी गॉड सेप्टर से कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही क्लाइन गया ये काम करने ठीक है, रिफ्यूज कर दिया बंदा, रिफ्यूजेस टू कम्युनिकेट विद द सी गॉड, सीधा ऑब्नियंस बोला नहीं करेगा कम्युनिकेट। उसे ये फीलिंग हेट करता है वो, ठीक है, और वो गुडविल तो नहीं देगा, कुछ नहीं करेगा। साथ ही किसी अननोन रीजन की वजह से ऑब्नियंस उन बियॉन्ड पावर्स को स्ट्रांगली रेजिस्ट करता है जो नॉर्मली सी क्रीचर्स के साथ अफिनिटी बढ़ाती हैं। तो अब सिचुएशन ये है कि हैंग्ड मैन जा रहा है ऑब्नियंस के पास क्योंकि मिस्टर फूल कह दिए हैं और मिस्टर फूल सोच रहे थे मैं कंट्रोल कर लूंगा, वो हो नहीं रहा, तो अब करेंगे क्या। क्लाइन है कुछ तो कर ही लेगा। वो तुरंत सी गॉड सेप्टर को ऊपर उठाया और उसके टिप पर लगे ब्लू जेम एक एक करके ग्लो करने लगे। उससे इतनी तेज रोशनी निकलने लगी कि आंखें आपकी चौंधी आ जाए। उसके तुरंत बाद उसने लाइटनिंग स्टॉर्म की वायलेंट पावर को कंट्रोल करके सीधा ऑब्नियंस पे गिरा दिया। समंदर के नीचे हिलते हुए मोटे टेंटिकल्स अचानक रुक गए और धीरे से नीचे गिरकर सी बेड से चिपक गए, जबकि अंधेरे केव में छोटे छोटे ग्रीन लाइट्स चमकने लगे। एक जोर के गरजने जैसा साउंड हुआ और उसमें से एक डरावना मॉन्स्टर बाहर निकला जो आसानी से एक सेल बोट को निगल सकता था। उसका ब्लैक बॉडी अजीब पैटर्न से भरा हुआ था, बड़ा और थोड़ा ट्विस्टेड सा था और उसके 3 हेड्स थे, हर हेड पर 10 से ज्यादा आंखें थी, सब ग्रीन लाइट से चमक रही थी। फिर वो मॉन्स्टर झुक गया, बिल्कुल एक ट्रेन्ड डॉग की तरह ओबीडियंट लग रहा था। क्लाइन भी सैटिस्फाई होकर सिर हिलाया क्योंकि देखो भैया कम्युनिकेशन होता है ना, उसमें कभी कभी ट्रिक्स यूज करनी पड़ती है। फिर उसने दोबारा अपने बियॉन्डर एफिनिटी पावर्स यूज की और साइकिक कनेक्शन के थ्रू ऑब्नियंस को मजबूर किया कि वो अपने तीनों हेड्स का मुंह खोल दे। हाँ कंट्रोलिंग हो गया है, एल्गर अब जाएगा, उसका काम हो जाएगा। और इससे एल्गर को भी तुरंत जो है ना 3 केव्स कहीं ना कहीं दिखने लग गए और तीनों इतने बड़े थे कि उनके अंदर एक सेल बोट भी आसानी से जा सकती थी। एल्गर भी टाइम वेस्ट नहीं किया, सीधा वो बीच वाले हेड को चूज कर और उसकी तरफ तेजी से तैर गया। जैसे ही वो अंदर गया उसे एक घूमता हुआ ट्विस्टेड पैसेज दिखने लगा जिसके वॉल्स फ्लैश से बने हुए थे और विड्थ ब्लू एवेंजर के फ्रंट जितनी थी। पानी उस पैसेज के अंदर तेज फ्लो में अंदर की तरफ जा रहा था तो एल्गर ने अपने आप को उस फ्लो के साथ छोड़ दिया। अचानक उसे ऐसा फील हुआ जैसे वो वापस सेलर बन गया हो, वो तेज लहरों के बीच फाइट कर रहा हो और इधर उधर झटके खा रहा हो। इतने झटके कि भैया कंट्रोल करना मुश्किल हो चुका था। जब तक उसने अपने बियॉन्ड पावर्स यूज करके खुद को संभाला तब तक वो उस फ्लश वाले टनल से बाहर आ चुका था। अब वो एक अंधेरे और बड़े स्पेस में था जहां उसके पैरों के नीचे चिपचिपा फील हो रहा था और हवा में बहुत गंदी बदबू थी। एक सेकंड में ही उसे समझ आ गया था कि यहाँ का लिक्विड उसे धीरे धीरे करोड कर रहा है, तो उसने तुरंत एक वाटर मेम्ब्रेन बनाई और उसे इन्फ्लेट करके अपने अराउंड एक ट्रांसपेरेंट स्फीयर बना ली। उसे क्लियर हो गया कि वो ऑब्नियंस के स्टोमक के अंदर आ चुका है और बिना टाइम वेस्ट किए उसने अपनी सारी बॉटल्स निकाली जो पहले से रेडी थी और पोशन कॉन्कॉर्ट करना शुरू किया। तो हाँ पोशन बनना शुरू है, धीरे धीरे पोशन बन जाता है एंड एल्गर को यहीं पे पोशन को कंज्यूम करना है, राइट। तो बस क्या था, कंज्यूम किया एंड कंजम्पशन के बाद क्या होता है, आप कंट्रोल लूज करने लगते हो, आपको अपने आप को कंट्रोल करना है। कहीं ना कहीं वहां टेंटिकल्स निकलने लग गए थे, मेम्ब्रेन्स निकलने लग गए थे एल्गर से और एल्गर को भी समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। बहुत मुश्किल से वो इस इन्वायरमेंट ऐसे इन्वायरमेंट में था, मतलब ऑब्नियंस के पेट के अंदर, जिसकी मदद से वो फाइनली खुद को कंट्रोल कर पाता है। एंड यस फाइनली एल्गर पहुंच चुका है अगले सीक्वेंस पे एंड ही इज ओशन सॉन्गस्टर। अब ओशन सॉन्गस्टर कौन सा सीक्वेंस है ये मैंने आपको पहले बता रखा है, नहीं बताऊंगा, कमेंट में आप लोग फटाफट डालना, ठीक है। फॉर नाउ मैं आपको पावर बता देता हूं कि क्या क्या मिल गया एल्गर को। तो सबसे पहले लाइटनिंग पे एक बेसिक लेवल का कंट्रोल हो गया है और इससे एल्गर का जो अंडर वाटर मूवमेंट है वो और भी स्मूथ और वर्सेटाइल हो गया है। साथ ही सिंगिंग का यूज करके टारगेट्स को वो इफेक्ट कर सकता है। ये सिंगिंग वाली एबिलिटी थोड़ी अलग है क्योंकि हर इंसान अलग होता है, इसलिए इसके इफेक्ट्स भी डिफरेंट डायरेक्शंस में जा सकते हैं। जैसे एक तरीका है कि खूबसूरत सिंगिंग से एनिमी के स्पिरिट बॉडी को डिस्टर्ब करके उसे कंफ्यूज्ड डेज में डाल देना। एक और तरीका है अपनी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को बूस्ट करना। एक और में थंडर जैसा लाउड इफेक्ट क्रिएट करके दूसरों को शॉक में डाल देना और एक और में अजीब और इरिटेटिंग सिंगिंग से एनिमी को फ्रस्ट्रेट करके उसकी जो रैशनल थिंकिंग है उसको तोड़ देना। तो हाँ ये सब पावर्स मिले हैं। तो इसके बाद एल्गर अपना सारा आइटम्स उठाता है और ऑब्निंग्स के मुंह की तरफ तैर गया। फिर हल्का सा नॉक किया जो पहले से बंद था, धीरे धीरे वो माउथ खुल गया और अचानक जोर से रोड करके अंदर का सब कुछ बाहर फेंक दिया। एल्गर को एक सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे वो हवा में हो और वो लगभग एक शार्क से टकरा ही गया था। कुछ एक्शंस के बाद वो सरफेस पे आया और ब्लू एवेंजर की तरफ तैरने लगा। जब उसे घोस्ट शिप का आउटलाइन क्लियरली दिखा तब जाके उसने सच में रिलीफ की सांस ली, क्योंकि उसे बस ये टेंशन था कि जब तक वो एडवांस कर रहा था तब तक ब्लू एवेंजर के साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड ना हो जाए। क्योंकि भले 1-2 घंटे का टाइम छोटा लगता है लेकिन इस दुनिया में कब क्या हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। पता चला एल्गर अपने सारे मेट्स को सुला के गया है, पहुंचा तो शिप ही गायब, ठीक है, कोई उड़ा के ले गया। वहां सब कुछ सही सलामत था। एल्गर बन चुका है ओशन सॉन्गस्टर एंड क्लाइन भी हेल्प किया है उसकी इसमें, ऑफ कोर्स एज मिस्टर फूल हेल्प करके क्लाइन भी अपने बैंक्वेट में वापस आ गया है। सब कुछ हो गया और यहीं पे मेरी वॉइस ओवर भी खत्म होती है क्योंकि अब मैं आपको दिखूंगा, ठीक है। यहां तक मैंने वॉइस ओवर कर दिया है, अब फेस कैम यहां से वीडियो होगी। बताना कमेंट्स में कितने देर तक ये वॉइस ओवर चला है, मेरे को
को नहीं पता, मैं तो बस किए जा रहा था। ओके, तो वीडियो में यहाँ से जो है अपन फेस कैम वापस शुरू कर रहे हैं। कैमरा सर्विस होके आ गया है, वीडियो क्वालिटी चकाचक लग रही है कि नहीं। वैसे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ठीक है? नॉर्मल सा सवाल है। सवाल ये कि जैसे मैंने बुक 1 को पूरा कवर कर लिया है, बुक 2 को भी कवर कर लिया है, बुक 3 को भी कवर कर लिया है। हाँ पता है, ग्रोजेल्स ट्रैवल वाला बाकी है, कर दूंगा वो इस मिड वीक में कभी भी कवर। बट सवाल ये है कि मैं जल्दी बुक 4 को भी कवर कर दूंगा, राइट? मतलब अप्रैल एंड तक तो अपन खत्म कर ही देंगे। और ऐसे में क्या आप चाहते हो कि जैसे मैंने बुक 1, 2 और 3 को कवर कर लिया है, तो उन सारी वीडियोस को मिला के सिर्फ एक वीडियो में अलग से डाल दूं, जिसमें सारा बुक 1 होगा, देन एक अलग वीडियो इसमें सारा बुक 2 होगा, देन एक अलग वीडियो इसमें पूरी तरह से बुक 3 को कवर किया गया होगा। ऐसे में बार बार आपको अलग अलग वीडियोस पे नहीं जाना होगा, एक वीडियो के अंदर एक बुक पूरी मिल जाएगी। और जब हम बुक 4 को खत्म कर लेंगे तो फिर बुक 4 का जो पूरा क्यूमुलेटिव होगा वो भी एक वीडियो में डाल दूंगा। तो क्या आपको ये चीज चाहिए? बता देना कमेंट्स में। हाँ, यही एक छोटी सी बात थी। चलो आगे बढ़ते हैं वीडियो के अंदर, क्योंकि अगर आपको याद हो तो लास्ट वीडियो के अंदर कहीं ना कहीं अपना जो क्लाइंट था फूल, वो एक बैंक्वेट में गया था, पार्टी में गया था, और वहां वो वॉशरूम में जाके एल्गर को मदद किया था। नहीं, लास्ट वीडियो में नहीं हुआ था, इसी वीडियो में ये सब हुआ था वॉइस ओवर के फॉर्म में। अब फेस कैम में वहीं से आगे कहानी शुरू करेंगे। तो एल्गर की तो हेल्प हो गई है, क्लाइंट भी वापस आ गया है, ड्वेन डांटिस, एंड सबको हमेशा बहाना देते रहता है कि मेरे को पेट की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है तो वॉशरूम बार बार जाना पड़ता है। अब जो यहाँ पार्टी चल रही थी, बैंक्वेट था, वो अराउंड 10 बजे खत्म होता है, राइट? तो उसके बाद जो विमेन थी वो टेक्सास होल्डम पोकर खेलने के लिए कमरे में जाती हैं, और मेन अलग जगह एकत्रित होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मेन ही वहां रह सकते हैं, विमेन भी आ सकती है, मतलब ठीक है, कोई भी आ सकता है, बट यूजुअली मेन ही रहते हैं क्योंकि वो लोग थोड़ी सी सेक्सुअल बातें भी करते हैं, ठीक है? तो हाँ, मेन यहाँ है, बैठे हुए स्मोक कर रहे हैं, टॉक कर रहे हैं, और ड्वेन डांटिस जो कि अपना क्लाइंट मोरेटी है, बढ़िया आदमी है, स्मोक नहीं करता है, तो खिड़की के पास बैठा है। अब याद है लास्ट टाइम अरोडेस किस तरह से अपने ड्वेन डांटिस को बदनाम किया था? ये बदनामी फैल गई है, ठीक है? यहाँ पे टॉपिक ऑफ डिस्कशन यही हो जाता है कि कैसे ड्वेन डांटिस अपनी लाइफ में अकेला है, ही लैक्स अ वाइफ। और ड्वेन डांटिस मनी मन सोच रहा है कि ये इलेक्ट्रा और वॉल्टर, ठीक है, बिशप इलेक्ट्रा और वॉल्टर जो मेरा बटलर है, ये सब आपस में गॉसिप किया है, जिससे ये सारी न्यूज फैल गई है। अब क्लाइंट भी एज ड्वेन डांटिस कह देता है कि मैं रादर सिंगल रहूंगा देन बीइंग विद समवन हु इज रॉन्ग। मेरे को एकदम एक परफेक्ट पार्टनर की तलाश है, ठीक है भैया? मारो आप इस तरह से मतलब हवाबाजी, लेकिन सबको पता चल गया है कि आप हैं डेस्परेट। ऑल थैंक्स टू अरोडेस। ड्वेन है नहीं डेस्परेट, लेकिन अरोडेस अब बना दिया तो बन गए। अब इसी सब बातचीत के बीच क्लाइंट बैठा होता है खिड़की के पास, और वो डिस्कवर करता है कि हेजल भी इस पार्टी में आई है, जो कि नीचे गार्डन में घूम रही है, ठीक है? एंड गार्डन में शी इज सर्चिंग फॉर समथिंग। नाउ किसी चीज को सर्च करना, खास करके मतलब मिस्टिकल आइटम को, ये जो है ना खासियत ये मॉरडर पाथवे में होता है। उनकी सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन स्किल्स जो होती है वो बहुत हाई होती है। सो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि हेजल जो है भले ही सीक्वेंस 9 या 8 है, लेकिन वो है मॉरडर पाथवे से। इस पाथवे से पता है एक और बंदा कौन है? नहीं बताऊंगा, जो समझ रहे हो वो समझ गए होंगे। वैसे अगेन मैं आपको याद दिला दूं, ये जो बैंक्वेट या पार्टी है वो एक्चुअली में पोर्टलैंड नामक बंदे की है, राइट? तो वो जो है वो बैकलैंड यूनिवर्सिटी को छोड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हायर एजुकेशन कमीशन चाहती है कि पोर्टलैंड जो है वो रिकॉग्नाइज्ड बैकलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का चांसलर बन जाए। याद होगा आपको, मैंने बताया था कि ये जो मतलब पोर्टलैंड है, इसकी जो मेजर वेल्थ है वो एलॉय से आती है। एलॉय जो बनाया है उसको काइंड ऑफ पेटेंट किया है वही चीज से। लेकिन एक्चुअली में मतलब कहना है पोर्टलैंड का कि वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सबसे स्ट्रांग है। तो उन लोगों ने पोर्टलैंड को प्रॉमिस किया है कि वहां उसके लिए एक बेटर लैबोरेटरी बनाई जाएगी और ज्यादा फंडिंग भी दिया जाएगा। और पोर्टलैंड जिस एज में है वहां पे उसको पैसा तो बहुत कुछ है, तो ज्यादा पैसा से उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मतलब उसको ऑटोनॉमी चाहिए और अच्छे हेल्पर्स मिले। वहां जब पोर्टलैंड शिफ्ट हो जाएगा तो बैकलैंड यूनिवर्सिटी में एक फुल टाइम प्रोफेसर की जो पोजीशन है वो कहीं ना कहीं खाली हो जाएगी, और इसका वेट काफी सालों से कर रहे सीनियर एसोसिएट प्रोफेसर को फाइनली एक चांस मिल जाएगा। अब क्लाइंट ये सब बातें सुन रहा है पोर्टलैंड की, ऑफ कोर्स उसकी पार्टी है, उसकी बात तो सुननी होगी, लेकिन ध्यान उसका हेजल में है कि भैया वो गार्डन में कर के आ रही है, ठीक है? गार्डन के वो एक कॉर्नर में जाती है, काफी डार्क सा कॉर्नर होता है, एंड वहां पे वो कुछ चीज को फील कर पाती है। जैसा मैंने बताया, मॉडर्न पाथवे वाले लोग फील कर लेते हैं काफी चीजों को। जैसे हेजल ये भी फील करती है कि ड्वेन डांटिस के पास भी कुछ तो एक ऐसा प्रेशियस आइटम है विच इज लाइक वेरी पावरफुल, और उसके जो सेंसेस है हेजल के वो कभी उसको फेल नहीं किए हैं। नाउ हेजल क्या नोटिस करती है कि जिस जगह पे वो चीजें फील कर पा रही थी गार्डन में, वहां जो इंसेक्ट्स थे वो एक पर्टिकुलर फैशन में एक जगह मूव कर रहे थे। हेजल सोचती है कि ये कोई ह्यूमन बॉडी नहीं है, ये कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिसमें स्पिरिचुअलिटी लगी हुई है, और ये अगर स्पिरिचुअलिटी है तो इन्हें अलग अलग बैचेस में डिस्कार्ड करना चाहिए, लेकिन इन्हें एक साथ दबा दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक अजीब तरह के चेंजेस हो गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हेजल की आंखें जो थी वो थोड़ी और डार्क हो गई जब उसने जमीन के नीचे चल रही सिचुएशन को उन स्पिरिचुअलिटी के साइंस और चेंजेस से समझा। हेजल हल्का सा अपना चिन ऊपर करती है और बिल्डिंग की तरफ देखती है। मतलब उसे पक्का लगा कि पोर्टलैंड मोमेंट के फैमिली में कम से कम एक बंदा ऐसा है जिसके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स हैं, और अगर गार्डन का ये इशू सॉल्व नहीं हुआ तो
आसपास के घरों में आने वाले कुछ दिनों में पैरानॉर्मल एक्टिविटी स्टार्ट हो सकती है। फिर क्या था, हेजल अपना हैंड ट्विस्ट की एंड जो स्पिरिचुअलिटी थी इस जगह की उसको कहीं ना कहीं स्टील कर ली। स्टील, ठीक है, मॉडर्न पाथवे का बहुत खतरनाक चीज है ये। हाँ, हेजल यहाँ जो भी इशू था उसको सॉर्ट करती है और गार्डन में थोड़ा देर टहल लेती है कि मैं तो ऐसे ही घूमने आई थी, और वापस से जो पोर्टलैंड का घर है उसके अंदर आ जाती है। अब क्लाइन ऑफ कोर्स सारी चीजें तो नहीं देख रहा था, लेकिन वो ये बात जरूर नोटिस कर लिया था कि हेजल यहाँ कुछ तो उटपटांग कर रही थी। क्या ये क्लाइन नहीं समझा? नाउ क्लाइन एज ड्वेन डांटेस काफी मतलब समझ रहे हो ना, एडवेंचर टाइप का बंदा है, अपना ऐसा वो पर्सोना बनाया है। तो क्लाइन भी अपनी कहानी बता रहा है कि मैं एक बार शिप पे एडवेंचर कर रहा था, मेरे ऊपर घोस्ट आ गया था, वो ऐसा लग रहा था कि मेरे सीने पे चढ़ गया है, गला दबा रहा है मेरा, मैं उठ नहीं पा रहा था। मतलब यही सब घोस्ट वोस्ट की बातें कर रहा है, और जो लोग भी मतलब सुन रहे हैं वो कह रहे हैं कि क्या घोस्ट वाकई होते हैं। इस तरह की टॉपिक्स चल रही है जो सब मैं हॉन्टिंग ट्यूब पे चलाता हूँ, समझ रहे हो बात। वहीं हेजल भी थी, वो भी सुनती है इन बातों को, थोड़ा मुस्कुराती भी है, और इससे हेजल को अपना भी एक मतलब एक्सपीरियंस याद आता है। याद है जब वो सीवर के अंदर गई थी तो काइंड ऑफ पजेस हो गई थी, राइट? तब से वो बेचारी गई भी नहीं है सीवर के अंदर डर से। एंड हेजल कहीं ना कहीं सोच रही है कि जरूर कोई रैथ उसको पजेस किया होगा, और अगर रैथ से डील करना है तो सन डोमेन का कोई चार्म या आइटम चाहिए होगा। वैसे हम सब जानते हैं कि हेजल को पजेस तो क्लाइन ही करवाया था सिनोर के द्वारा। सो यस, दैट्स दैट। जो भी हो, ये पार्टी देर रात खत्म होती है, क्लाइन अपने घर आता है, और उसी रात क्लाइन मोरेटी सिनोर को भेजता है सीवर्स में ताकि वो ट्रिसी पे चेक कर सके। याद है ना, ट्रिसी काफी इंजर्ड थी, रिकवर करी है कि नहीं, क्या वहीं रहती है, ऑल दैट। तो हाँ, सिनोर वहां पहुंचता है, देखता है जिस एरिया में ट्रिसी थी सीवर्स के अंदर वो एरिया ऑलरेडी खाली है। बाय द वे, सिनोर के पास नाइट विजन है, बताया था मैंने आपको, तो इसलिए वो आराम से अंधेरे में भी देख सकता है। जो भी हो, ट्रिसी का जो जगह था वो प्लेस काफी क्लीन अप किया गया था, ऐसा लग रहा था काफी साफ सफाई करके ट्रिसी यहाँ रह रही थी, मतलब साफ सफाई पसंद है उसको। और तभी सिनोर को फुटस्टेप्स सुनाई देती है एंड पीछे से ट्रिसी आई। सिनोर पूछता है कि तुम कहाँ गई थी, एंड ट्रिसी वाज लाइक कि जहां मैं रहूंगी वहीं पे थोड़ी भागना मूतना होगा मेरा, तो मैं गई थी उधर, मतलब समझ रहे हो, करने के लिए अपना नंबर 1 नंबर 2। अब मैं हगना मुतना वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ कि लिटरली सिनोर यही पूछ लिया था उससे, ठीक है, ट्रिसी से। ट्रिसी तो अपना बहुत मेंटेन करती है, ठीक है, मतलब डीमनेस है ना, तो थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ता है, अच्छे से बोलती है कि मैं अपने पर्सनल काम से गई थी एंड ऑल दैट। लेकिन ये सिनोर को कुछ सेंस नहीं है बोलने का, गंदी गंदी बातें बोल देता है। एनीवेज, ट्रिसी को देख के ऐसा लग रहा था कि शी इज ऑलमोस्ट रिकवर्ड, और ट्रिसी कहती भी है कि मतलब मैं कल निकल भी रही हूँ। अब ट्रिसी यहाँ एक बात कहती है सिनोर से, काफी इंटरेस्टिंग बात, एंड दैट वाज कि कभी कभी लगता है कि तुम रियल ब्लड ऑफ सिनोर नहीं हो। लेकिन ट्रिसी का जो रीजनिंग था इस बात को बोलने के लिए वो काफी डिफरेंट था। ट्रिसी बताती है कि जितना मैं सिनोर को जानती थी वो एक ऐसा बंदा था जो कि प्लेजर को कभी छोड़ता नहीं था, समझ रहे हो, डीमनस प्लेजर। अब इससे ज्यादा नहीं बता सकता मैं, ठीक है। बेसिकली ट्रिसी कहना चाह रही थी कि मतलब जो सिनोर का पर्सनालिटी है वो ट्रिसी के साथ इन्वॉल्व होता ही, लेकिन ये जो तुम सिनोर हो, तुम बहुत दूर दूर हो, इन्वॉल्व हो नहीं रहे। तुम कैसे रेजिस्ट कर पा रहे हो इतने ब्यूटीफुल फीमेल को? तुम तो फीमेल या मेल किसी को रेजिस्ट नहीं कर पाते थे अगर वो ब्यूटीफुल हो। किसी का कहना था कि तुम मुझे यूज नहीं कर रहे हो, और यहाँ पे सिनोर के थ्रू अपना क्लाइंट कहता है कि देखो भैया, तुम हो डीमनस, तुमसे मुझे बच के रहना है, तो इसलिए मैं थोड़ा असंयम बरत रहा हूँ। हाँ, इस बात के बाद सिनोर पूछता है ट्रिसी से कि क्या तुम कल ही टारगेट को ढूंढने जा रही हो? और क्लियरली रॉयल गार्ड का कैप्टन तुम्हें जानता है और तुम्हारा फेस भी पहचानता है। इसमें ट्रिसी कहती है कि हाँ, आई हैव अ परफेक्ट प्लान, उसकी तुम चिंता मत करो। जाने से पहले ट्रिसी बताती है कि आगे सीवर्स में 6th लेफ्ट 4 के पास एक हिडन पैसेज है, वहां पे ह्यूमन एक्टिविटी होती रही है। बेसिकली ट्रिसी यहाँ हिंट दे रही है कि हेजल जो यहाँ आती थी ना, उसी जगह पे कुछ तो वो करती थी, ठीक है। ऑल्दो ट्रिसी खुद वहां कुछ खोजने की कोशिश की है, उसे कुछ मिला नहीं है, तो वहां जो भी चीज है उसे खोजने के लिए मॉरोडर पाथवे के पावर्स चाहिए होंगे। ये सब बात करके ट्रिसी भी निकलने का समय आ गया, सिनोर भी यहाँ से निकल जाता है, तो इनकी बात हो गई खत्म। नाउ वी टॉक अबाउट फॉर्स। तो उसके टीचर जो है वो बैकलैंड में आ चुके हैं, ठीक है। तो फॉर्स उनसे एक होटल में मिलने जाती है अपना भेस बदल के, एंड देन जब अपने टीचर से मिलती है दोनों बहुत खुश होते हैं। एंड फॉर्स सबसे पहले उनको बताती है कि कोई एक लड़की है जो कि इन्फॉर्मेशन चाहती है मिस्टर डोर पे एंड अब्राहम फैमिली के जो डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हैं उनके बारे में जानना चाहती है। डोरियन ग्रे जो टीचर है वो भी पूछते हैं कि कौन औरत है भैया, मतलब मुझे भी खुद नहीं पता इन चीजों के बारे में, लेकिन ये बताओ औरत कौन है। फॉर्स बताती है कि जो भी औरत है मुझे भी नहीं पता वो औरत कौन है, बट शी इज वेरी पावरफुल, बैकिंग भी उसका काफी अच्छा खासा है। जो भी हो, डोरियन बताते हैं कि मिस्टर डोर एक्चुअली में अब्राहम फैमिली का एंसेस्टर था, ठीक है, याद रखना इस बात को। और हम सब जानते हैं कि वो 4 एम्परर्स का जो वॉर हुआ था उस टाइम में वैनिश हुआ था। पता नहीं मैंने आपको ये बात पहले बताई थी या नहीं बताई थी, तो अब बता दिया मैंने। तो ये इन्फॉर्मेशन मतलब फॉर्स जो है वो एक्चुअली में उस लेडी को दे सकती है जो कि पूछी है, मतलब अब्राहम फैमिली के बारे में और मिस्टर डोर के बारे में। हम सब जानते हैं कौन पूछा है, मैम हर्डमिट, अपनी जो कैट लिया है वो पूछी है। जो भी हो, ये बात खत्म हुआ और फॉर्स कहती है कि एक और बात है मुझे आपसे करनी है। आप वो लुइस वेन था ना जो आपको बिट्रे किया था, वेल उससे रिलेटेड कुछ अपडेट है मेरे पास। अब लुइस वेन का नाम सुनते डोरियन ग्रे कहते हैं कि उसको छोड़ो यार, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, यू कांट किल हिम, मतलब वो अरोरा ऑर्डर से प्रोटेक्टेड है।
तो कहती है अपनी फोर्स की नहीं, मैं कुछ नहीं करी, लेकिन मैंने एक पावरफुल बाउंटी हंटर को हायर किया और मैंने 10,000 पाउंड स्पेंड किए टू गेट द जॉब डन, और मतलब काम मतलब हो गया है। अब आप सोचो 10,000 पाउंड ये कहां से बोली, अपने मन से बना के बोलिए कि इतना ही शायद लगता होगा आप खत्म करने के लिए मिस्टर एक्स जैसे इंसान को। एंड डोरियन ग्रे सोचता है कि वो जो बाउंटी हंटर जिसको तुम हायर की वो खत्म कर दिया मिस्टर एक्स को, मतलब लुइस वेन को, जिसको अरोरा ऑर्डर का एक कोई सेंट प्रोटेक्ट कर रहा था। वाकई में ये जैसे ही वाकई में क्वेश्चन करता है ना अपना डोरियन ग्रे, और यहाँ मुंडी निकालती है जो कि साथ लेके आई है, ठीक है, इसका लुइस वेन का, और उसके सामने रख देती है अपने मास्टर के सामने। अब इसको देख के भैया डोरियन ग्रे खुश कि चलो काम हो गया। एंड बहुत ज्यादा एंटिसिपेशन में वही कि कौन ऐसा बाउंटी हंटर है जो कि लिटरली मिस्टर एक्स को मार दिया एक अरोरा ऑर्डर के सेंट के नाक के नीचे से। बॉस बताती है कि उस बाउंटी हंटर का नाम है गेरमैन स्पैरो। अब गेरमैन स्पैरो का नाम सुनते भैया कहीं ना कहीं हो गई हालत खराब अपने डोरियन ग्रे की। एंड ही वाज लाइक देखो देखो उसका नाम मैं सुन रखा हूँ पेपर्स वगैरह में, बहुत खतरनाक बंदा है, उससे तुम ज्यादा मिलो मत, वो बहुत खतरनाक है, तुमको ही फंसाएगा, तुम भी फंसोगे, खुद तो फंसना है ही उसको। और मतलब 10,000 तुम उसको पे की हो, और अभी तक पे नहीं की है, लेकिन मन में सोचती है 10,000 में ज्यादा बोल दी क्या। तो वो पूछ लेती है कि इज इट एक्सपेंसिव, मतलब मैं बहुत ज्यादा पे करने वाली हूँ क्या उसको। डोरियन ग्रे कहता है नहीं, इट्स टू चीप, मतलब इतने सस्ते में 10,000 पाउंड के लिए कोई मिस्टर एक्स को कैसे खत्म कर सकता है। पक्का गेरमैन स्पैरो का मोटिव कुछ और होगा, वरना इतने सस्ते में तो भैया ये बाउंटी किलिंग हो ही नहीं सकती। और तुरंत कहती है कि इसमें और भी कंडीशंस थी, जैसे लुइस वेन के आसपास जो भी सामान होगा वो सब उसका ही रहेगा, मतलब स्पॉइल्स ऑफ द वॉर, और समय आने पे गेरमैन स्पैरो को फोर्स को हेल्प भी प्रोवाइड करनी होगी। साथ फोर्स ये भी प्रॉमिस की है कि अगर फ्यूचर में गेरमैन स्पैरो को कभी पैसे की जरूरत पड़ती है तो एक्स्ट्रा 3,000 पाउंड भी मुझे उसे देना होगा। ये सब सुन के डोरियन वाज लाइक कि नहीं नहीं ये स्टिल रीजनेबल नहीं है, क्योंकि मिस्टर एक्स जिसके पास अरोरा ऑर्डर का बैकिंग था, उसका एक सेंट उसे प्रोटेक्ट कर रहा था, ऐसे इंसान को मारने के लिए जो बाउंटी निकलती है ना वो कम से कम 30,000 पाउंड की होती है। तो गेरमैन स्पैरो जो कि इतना बाउंटी हंट करता है उसको भी आइडिया होगा कि कॉस्टिंग क्या है, तो वो इतने सस्ते में किया कैसे तुम्हारे लिए काम। दो ही रीजन है, या तो उसको कुछ सीक्रेटली तुमसे चाहिए, या दूसरा रीजन हो सकता है कि शायद उसको खुद ही अरोरा ऑर्डर से नफरत है। वी ऑल नो कि सेकंड रीजन है, ठीक है, मतलब गेरमैन स्पैरो को बस हंट करना है, उसको पैसा नहीं मिलता तो भी वो हंट करता है। अब डोरियन ने उस टॉपिक को आगे नहीं बढ़ाया और अपनी पॉकेट से एक मुट्ठी जितना बड़ा बिल्कुल क्रिस्टल बॉल निकाला, मुट्ठी जितना बड़ा, ठीक है। उसने कहा कि ये स्टार क्रिस्टल से बना है और ये फोर्स की जो एस्ट्रोमैंसी है ना उसको काफी इफेक्टिवली बूस्ट करेगा। इस बात के बाद डोरियन कहता है कि देखो 10,000 तुम्हारा लगा है ना, तो आई विल पे फॉर दिस, क्योंकि ये जो उसको असैसिनेशन करना था लुइस वेन का, ये मेरा काम था, राइट, तो तुम इसके लिए पे मत करो। और कहती है नो नीड टीचर, आप मत कीजिए, मैं संभाल लूंगी। एंड टीचर वाज लाइक देख मेरे पास बहुत वेल्थ है, ठीक है, मैं मतलब बहुत साल से कमाया हूँ, काफी पैसा है, कैश में नहीं है मे बी, लेकिन वेल्थ है, निपटा दूंगा, तुम्हें पैसे दे दूंगा। साथ में वो एक मेन इंग्रेडिएंट भी देने वाले हैं, ठीक है, किसको, अपने फोर्स को। किस चीज के इंग्रेडिएंट, उसका जो नेक्स्ट एडवांसमेंट है स्क्राइब का पोशन फॉर्मूला तो देंगे ही, साथ ही उसमें जो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसमें से एक इंग्रेडिएंट देंगे विच इज ब्रेन ऑफ आसमैन। बाकी आइटम्स फोर्स को खुद ही प्रिपेयर करना होगा। तो जब वो अपना जो भी सीक्वेंस में उसको पचा लेगी, स्क्राइब की तरफ बढ़ने के लिए जाएगी, तो उसको हेल्प होगा। यहाँ मैं आपको थोड़ा जनरल नॉलेज बता दूं कि आसमैन एक ऐसा मॉन्स्टर माना जाता था जो बहुत पुराने टाइम से एग्जिस्ट करता है। ये बिल्कुल एक एक्सपोज्ड ह्यूमन ब्रेन जैसा दिखता है जो कि पूरा रूम भर सकता है। ये सिर्फ डरावने इल्यूजन्स ही क्रिएट नहीं करता, बल्कि अपने अटैकर्स को उनके ही अटैक से खत्म करवा देता है। डोरियन ने अपने सूटकेस से एक बिल्कुल प्योर गोल्ड का बॉक्स निकाला। उसने कहा कि अगर इसे गोल्ड से सील ना किया जाए, मतलब इस आसमैन को, तो आसमैन का जो ब्रेन है वो कंटिन्यूअसली मतलब किसी को भी इफेक्ट करता है जो रेंज में रहेगा, और इससे फोर्स को हैलुसिनेशंस दिखने लगेंगे और धीरे धीरे वो अपना दिमाग कंट्रोल करने की एबिलिटी ही खो देगी। हाँ, इस तरह से स्टील करके उसको गोल्ड जो भी बॉक्स है उसके अंदर रखना होगा। अब आगे डोरियन कहते हैं कि देखो भैया बैकलैंड में मेरी दो प्रॉपर्टीज है, एक है हिल्स्टन बॉर्डर के अंदर, एक दूसरी है शेरवुड बॉर्डर में। दोनों का लोकेशन काफी अच्छा है और दोनों का लगभग वैल्यू अगर जोड़ा जाए तो 6,500 पाउंड के आसपास होना चाहिए। तो वैल्यू ये है, अगर तुम इसे बेचोगे तो ऑफकोर्स ज्यादा मिलेगा तुम्हें। तो वो दोनों प्रॉपर्टी जो है ना वो फोर्स को दे रहे हैं, कह रहे हैं कि वो पैसा तुम्हारा। तो समझ रहे हो, फोर्स को प्रॉपर्टी मिली है, प्रॉपर्टी बेच के जो पैसा आएगा उसमें से उसे गेरमैन स्पैरो को भी कंपनसेट करना ही होगा। जो भी फोर्स को अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉपर्टी मिल गया है, साथ ही गेरमैन स्पैरो को तो कम भी पैसा देगी तो भी वो मान ही
जाएगा, बिकॉज एनीहाउ उसको तो मिस्टर एक्स को हंट करने में बहुत मजा आया और स्पॉइल्स ऑफ वॉर भी काफी अच्छा खासा था, राइट? मतलब क्रीपिंग हैंगर में ग्रेजिंग करवा लिए, है कि नहीं? अब इतना बड़ा कांड जो किया है गेरमिन स्पैरो, मिस्टर एक्स को असैसिनेट किया है, तो तुम्हें क्या लगता है कुछ नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, मैंडेटेड पनिशर्स उसके पीछे पड़ चुके हैं, उनका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि आखिर मिस्टर एक्स को एग्जीक्यूट किया कौन। उनको अभी तक ये इन्फो मिली है कि कोई लेडी थी जो कि 1.6 मीटर टॉल थी, एंड उस मीटिंग में कितने लोग को वो लोग पकड़े भी हैं, लेकिन उनसे भी कुछ पता चला नहीं। अब लेडी इसलिए वो लोग सोच रहे हैं क्योंकि आपको याद हो गेरमिन स्पैरो वहां गया था कहीं ना कहीं शाओ का रूप पकड़ के, तो वही उनको पता है। नाउ मैंडेटेड पनिशर्स के लिए एक बात क्लियर थी कि अरोरा ऑर्डर का कोई ना कोई सेंट था बैकलैंड में, और उसके नाक के नीचे से मिस्टर एक्स को खत्म किया, यानी कि जो खत्म किया है वो एटलीस्ट सीक्वेंस 5 का बंदा तो होगा ही, चाहे डेमीगॉड भी हो सकता है, या एटलीस्ट उसको डेमीगॉड का बैकिंग तो है। अब उन्हें कौन बताए कि वो बंदा अपना मिस्टर फूल है जो कि सीक्वेंस 5 है, कोई बैकिंग नहीं, वो अपने बैकिंग खुद है। दूसरी तरफ क्लाइन बिशप इलेक्ट्रा के साथ प्रीचिंग में है, ठीक है, एंड तभी वहां अचानक उसका स्पिरिचुअल परसेप्शन जो था वो ट्रिगर होता है, एंड इस तरह से ट्रिगर हुआ कि फील हो रहा था कि वहां पे कुछ इविल या डायबॉलिकल था जो कि स्प्रेड होने वाला है। बिशप इलेक्ट्रा भी इस चीज को फील कर पाते हैं, वो काइंड ऑफ डेज में चले जाते हैं, सडनली बोलते हैं कि आज के लिए इतना प्रीचिंग काफी है, मैं बाद में बात करता हूं, तुम निकल लो यहां से, मुझे कुछ काम है, ठीक है, बाद में इस पे बात करेंगे। क्लाइन भी कहता है एज ड्वेन डांटिस की, ठीक है, मतलब मैं कल आपसे मिलता हूं, और ड्वेन डांटिस यहां से निकला, लेकिन क्लाइन भी चीजें समझ चुका है, ठीक है, वो सोचता है कि आखिर हुआ क्या होगा। देखो पहले जो कीपर्स थे वो पास वाले स्टेयरकेस से ऊपर जाते थे, और इससे ये अंदाजा लगता है कि वो वहीं रहते हैं, और वही एरिया है जहां एनोमली हुई भी थी। कीपर्स की कंडीशन भी ज्यादा स्टेबल नहीं होती, इसलिए उनके कंट्रोल लूज करने के चांसेस नॉर्मल बियॉन्डर से ज्यादा होते हैं, और इस प्रोसेस में कभी कभी उनसे एक डार्क और डेंजरस विल जैसी फीलिंग निकल सकती है। शायद इसे चाइनीज गेट के पीछे जो कोर सील है वो सप्रेस कर देता है। अगर ऐसा है तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहली कि कोर सील सेंट सैमुअल कैथेड्रल के अंदर होने वाली हर एनोमली को सेंस कर सकता है एंड देन उस पे ऑटोमेटिकली रिएक्ट करता है। नाउ दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि कीपर्स सालों तक उस कोर सील के इफेक्ट में रहते रहते धीरे धीरे उससे इन्फ्लुएंस हो चुके हैं, मतलब एक तरह से कहीं ना कहीं वो उसका पार्ट बन गए हैं या उसका बर्डन कैरी करते हैं। इसलिए जब भी कोई एबनॉर्मल चीज होती है उनका बॉडी तुरंत रिएक्ट करता है। अगर पहली पॉसिबिलिटी सही होती है तो अगर क्लाइन किसी कीपर को बेहोश करके उसकी जगह लेने की कोशिश करता है तो कोर सील जो है वो तुरंत डिटेक्ट कर लेगा और पहले से एनोमली क्रिएट हो जाएगा, जिससे प्लान शुरू होने से पहले ही फेल हो जाएगा। और अगर दूसरी वाली बात सही हुई तो क्लाइन कीपर के डिस्गाइज में भी चाइनीज गेट को पास कर जाएगा, तो उससे तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए क्लाइन के लिए पहले यह समझना जरूरी है कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, तभी तो वो सही काउंटर मेजर सोच सकता है एंड देन इन्फिल्ट्रेट कर सकता है। वैसे भी चर्चेस से सील्ड आर्टिफैक्ट्स चुराना बहुत मुश्किल काम है। पता नहीं क्लाइन क्यों सोच रहा है कि मैं ये करूंगा, बट है तो काम बहुत मुश्किल, करना होगा अगर सीक्वेंस 4 पे जाना है तो। जो भी हो, यही सब सोचते हुए क्लाइन कहीं ना कहीं वापस घर आ गया है। ऑफ कोर्स ड्वेन डांटिस वाला घर है, मैनर है, घर नहीं है महल है। और यहाँ वो मिलता है वॉल्टर से, रिचर्डसन से, और ये लोग सब जो थे वो लोग सजेस्ट करते हैं कि ड्वेन डांटिस को एक्चुअली में एक बॉल ऑर्गेनाइज करना चाहिए और आसपास के जितने भी नोबल्स हैं सबको इन्वाइट करना चाहिए। सिर्फ दूसरे के बॉल में जाए नहीं, कभी अपना भी करे और इन्वाइट करे, राइट? अब बॉल ऑर्गेनाइज करने में पैसे तो लगेंगे, वाइन बहुत ज्यादा लगेगा, तो यहाँ पे जो तनीजा रहती है वो कह देती है कि सेलर में जितने वाइन है ना हमारे पास उतने काफी है, उससे हम एक नहीं कई बॉल्स मतलब हम लोग होस्ट कर सकते हैं। और तनीजा के पास वो पैसा भी काफी दे दिया था ना, उतना पैसा इनफ है टू ऑर्गेनाइज द बॉल। तो क्लाइंट बोलता है ठीक है, तो फिर इस सैटरडे बल्ले बल्ले कर दिया जाए। वहां प्लान बन गया है, आने वाला सैटरडे, कमिंग सैटरडे ये लोग एक बॉल ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। ड्वेन डांटिस के घर पे होगा बॉल, और इसके लिए सबसे पहले गेस्ट लिस्ट प्रिपेयर करना होगा। देन जो भी वॉल्टर वगैरह इन लोग का काम ये होगा कि हर गेस्ट के बारे में पता करके क्लाइंट को बताना होगा कि वो किस टॉपिक पे बात करते हैं, ताकि क्लाइंट उनसे बात कर सके। और क्लाइंट को सूट भी तो चाहिए होगा बॉल के लिए, तो भैया सूट भी चाहिए। तो ये सारी प्रिपरेशन शुरू हो गई है। खैर, तो रात हो गई, सब लोग सोने चले गए। उस रात क्लाइंट रिचुअल करता है। कैसा रिचुअल? वो जो स्पिरिट बॉडी फॉर्म में अपने आ जाता है ना, जैसे ब्लैक एम्परर वगैरह बनता था, तो वो फॉर्म में जाता है और उड़ के सीवर्स के अंदर जाता है ताकि जांच पड़ताल कर सके। ऑफ कोर्स अपने साथ सिनोर को भी लेके गया है एंड सिनोर आगे आगे चल रहा है। यहाँ पे वॉल्स हैं, थिक ऑब्स्टिकल्स हैं, और किस जगह की जांच पड़ताल कर रहा है? वही जगह जो कि आर्ट्रिसी बताई थी, जहां कुछ तो है जहां पे मोस्टली हेजल जाती है। जब क्लाइंट ने काफी थिक ऑब्स्टिकल को क्रॉस किया तो उसकी आंखों के सामने सीन क्लियर हो गया। मैरिनेट के विजन से उसने एक केव देखा जो आधा नेचुरल था और आधा आर्टिफिशियल। उसकी हाइट ज्यादा नहीं थी, लगभग 1.8 मीटर होगी, और विड्थ करीब 3 मीटर के आसपास थी। जमीन पर ऑयल स्किन में लपेटे हुए टूल्स पड़े थे, जैसे शवल्स, और साथ ही मिट्टी और पत्थर के बड़े पाइल्स भी थे। सीधा आगे 2 हिडन पैसेजेस थे जो नीचे की तरफ जा रहे थे। लेफ्ट वाला लगभग 5-6 मीटर डीप था, जबकि राइट वाला करीब 10 मीटर तक जा रहा था। लेकिन दोनों में अभी कुछ भी नहीं था, जैसे एक्सकवेशन अभी चल ही रही हो। क्लाइंट ने सोचा कि क्या ये सब हेजल ने खुद किया? इतना कुछ वो डिग्गी है। दिन में तो वो एक हाई सोसाइटी की बहुत ज्यादा एरोगेंट लेडी होती है, और रात में सीवर्स के अंदर खुद ही डिगिंग करती है, और वो भी एक एक बकेट में मिट्टी और रबल हटा हटा कर डिगिंग कर
कर रही है। पहले वो सही जगह ढूंढ रही थी और फिर डिगिंग स्टार्ट की। इसका मतलब जो वॉल थी वो शायद एक सीक्रेट डोर थी। सिनोड यहाँ अपने इनकॉर्पोरियल स्टेट में जाता है, मतलब ताकि अंदर जा सके। डीप नहीं घुस जाता है वो, अपना एक अजीब सा रूप बना के वॉल के आर पार जाना है। वहां उससे डीप गया, काफी कुछ ढूंढा, लेकिन उसे कुछ मिला नहीं। और इससे क्लाइंट को याद आया कि ट्रिसी बोली थी कि उसको भी कुछ मिला नहीं है, वो भी अपना पावर्स तो यूज की होगी ना कुछ। तो मॉरडर पाथवे का कोई होगा, वही यहाँ पे कुछ जो भी हिडन है वो खोज सकता है, या फिर मॉरडर पाथवे का अगर सील्ड आर्टिफैक्ट भी कोई मिल जाए, सीक्वेंस 8-9 भी तो चलेगा। मतलब खुद सोच के देखो, ये बिना रीजन के नहीं था कि ट्रिसी ने डिसाइड किया कि ये सिर्फ किसी स्पेसिफिक पाथवे या किसी पर्टिकुलर आइटम के साथ ही काम करेगा। शायद उसने डीमनेस ऑफ प्लेजर के इनविजिबल थ्रेड से एरिया को पहले ही चेक कर लिया होगा। अनफॉर्चुनेटली क्लाइंट के पास अब डेंडर नहीं रहा। उसने सोचा कि क्या उस पर जो ग्रे फॉग का ऑरा है वो काम करेगा, क्योंकि वो स्पेशली मॉरडर पाथवे के बियॉन्डर्स को अटैक करता है। क्लाइंट ये सब साइलेंटली सोचा और स्प्लिट बॉडी स्टेट में खुद जाके हेजल के बनाए हुए दोनों हिडन पैसेजेस चेक करने का प्लान बनाया। लेकिन फिर उसने खुद को रोक लिया, क्योंकि अब वो मैरियनिस्ट था और बिना जरूरत खुद एक्शन लेना उसके एक्टिंग प्रिंसिपल के अगेंस्ट था। इसलिए क्लाइंट सोचता है कि नहीं, मैं खुद नहीं चेक करूंगा, इससे अच्छा है मैं टैरो क्लब मीटिंग होगा ना अगला, उसमें जाऊंगा, लोगों से मांग लूंगा, ठीक है, कि किसी के पास मॉरडर पाथवे का ऐसा कोई सीक्वेंस 8 या 9 का मिस्टिकल आइटम है तो दे दो, जो कि चीजों को डिटेक्ट कर सके। देखा जाए तो लैनिवस का बैज है, वो भी काइंड ऑफ मिस्टिकल आइटम है, लेकिन वो जस्ट एक सिग्नल रिसीवर है और कुछ है नहीं। तो ये सब सोच के क्लाइंट वापस अपने मैनर में लौट जाता है विद सेनोर। क्लाइंट की बात हो गई, चलो एमलिन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, राइट। तो एमलिन को एक पेपर बॉय मिलता है, अगली सुबह की ये बात हो रही है, और वो एक नोट पास करता है। नोट में लिखा था कि तुम जिन लोगों को ढूंढ रहे हो ना, उनका क्लू चाहिए तो ब्रेव हार्ट्स बार आ जाओ। ऑफ कोर्स एमलिन एक को हंट भी किया, प्रिमोडियल मून के बिलीवर्स को, और बाकियों को ढूंढ रहा है, राइट। एमलिन को अगर हिंट मिल रहा है तो क्यों नहीं जाएगा, तुरंत गया भैया ग्रेव हार्ट्स बार, और वहां पे वो मिलता है इयॉन से। इयॉन अपना जो बंदा है छोटा सा, हमेशा सेम कपड़े पहने रहता है। एमलिन इस बार पूछ ही देता है उसे कि तुम हमेशा सेम कपड़े क्यों पहने रहते हो। इयॉन कहता है कि मैं इसे थोड़ा मैच्योर दिखता हूँ और पैसे की कमी है इसलिए। भैया अभी तो कोट वोट पहने हुए हो, जब गर्मी का समय आएगा तब क्या, कोई नहीं, कोट उतार देंगे, अंदर का जो कपड़ा है वही पहन के रहेंगे। अब ये सब बकवास बात खत्म होने के बाद यान बताता है कि तुम जिस प्रिमोडियल मून बिलीवर को ढूंढ रहे हो उसको किसी ने ईस्ट बोरो में देखा है। इनफैक्ट एग्जैक्ट लोकेशन पता है कि वो ईस्ट बोरो में कहां रह रहा है। बस खुश एमलिन 150 पाउंड दे दिया, क्योंकि वो बोला था जो एग्जैक्ट लोकेशन देगा भैया उसको 150 पाउंड में दूंगा। और इस पे अपना इयॉन कहता है लाडल है 300 पाउंड। 300 पाउंड इसलिए क्योंकि 2 लोगों का खोज लिया है मैंने, ठीक है, दोनों उधर ही है। एमलिन तुरंत 150 पाउंड और देता है, खुश भी है एमलिन। लेकिन एमलिन सोचता और पूछता भी है इयॉन से कि तुम इतनी जल्दी कैसे खोज ले रहे हो लोगों को। इयॉन कहता है कि जब मेरा दोस्त आर्गोस को ऑब्जर्व कर रहा था और उसका रेसिडेंस कंफर्म कर रहा था, तब ये पता चला कि वो गैलिस केविन नाम के एक बंदे से मिला था। इस तरह एमलिन एक ही टाइम पे 2 टारगेट्स का एड्रेस ढूंढ निकाला। ऐसे भी एमलिन के बहुत दोस्त हैं ईस्ट बोरो में एंड ऑल दैट, तो उसका कनेक्शन तो तगड़ा है। अब कैसे दोस्त है एमलिन के? वेल, सबसे पहली बात उसके काफी बाउंटी हंटर्स दोस्त हैं और उसके पास ईस्ट बोरो में काफी इन्फॉर्मेंट्स हैं। दूसरी बात, वो दोनों आदमी अपनी डिस्गाइज ठीक से नहीं कर पाए थे, इसके कारण एमलिन इजीली उनको खोज पाया अपने कनेक्शन के हिसाब से। ईस्ट बोरो में रहने के बावजूद उनका ड्रेसिंग और ओवरऑल लुक आसपास के लोगों से काफी अलग था। वहां गरीब लोग रहते हैं, उस तरह से आपको लुक रखना होगा। एकदम सूट बूट में चले जाओगे पकड़े ही जाओगे। अगर वो थोड़े फटे पुराने कपड़े पहनते और रोज 12 घंटे ज्यादा का हार्ड लेबर करते तो मतलब ईस्ट बोरो में ढूंढना उन्हें मुश्किल होता, लेकिन वो लोग तो एकदम हाई एलीट वे में रह रहे थे, पकड़े गए। हाँ, एमलिन को 2 लोगों का पता चल गया प्राइमोडियल मून बिलीवर्स का। एमलिन सोचता है हंट करने का समय आ गया, लेकिन पहले कंफर्म करेंगे कि इंटेल सही है कि नहीं। एक बार हो जाए कंफर्मेशन तो आज मंडे है, टैरो क्लब मीटिंग पहले कर लेते हैं आराम से। मीटिंग के बाद रात को जाएंगे हंटिंग पे, मजा आएगा। अब क्योंकि मंडे है तो चलो टैरो क्लब मीटिंग होगा ही। 3 बज गए, टैरो क्लब मीटिंग स्टार्ट। और आज मैम हर्मिट वापस से 2 पेज लाई है इंपरर रोजेल के डायरी की। पहली पेज में राइटिंग थी 29 दिसंबर की और उसमें सिर्फ 2 लाइन लिखा था, सिर्फ 2 लाइन। पहला लाइन था कि ऑलमोस्ट न्यू ईयर आ चुका है और मेरे सारे मौसलम बन चुके हैं। नहीं, यही 2 लाइन था, ऑलमोस्ट न्यू ईयर आ चुका है पहला लाइन और सारे मौसलम बन चुके हैं दूसरा लाइन। और इन 2 लाइंस को पढ़ के ही क्लियरली क्लाइंट समझ रहा था कि इंपरर रोजेल जो थे वो ब्लैक इंपरर पाथवे पे जा रहे थे। नाउ ये फोर्सफुल स्विच था उनके अपने ओरिजिनल पाथवे को अगर देखा जाए तो। क्या है उनका ओरिजिनल पाथवे, कमेंट्स में बताना, ठीक है। तो ये दोनों पाथवे आपस में स्विच होते नहीं, लेकिन इंपरर रोजेल यहाँ फोर्सफुली स्विच कर रहे हैं। तो आखिर इंपरर रोजेल को ऐसा करने की क्या मजबूरी आन पड़ी, क्या वो ऐसा देख लिए, एक्सपीरियंस कर लिए जिससे वो ये स्विचिंग करने पे मतलब एकदम बहुत ज्यादा करना चाहते हैं इस स्विच को। नाउ साल का जो एंड था 29 दिसंबर या नया साल जो आने वाला होता है इसी के आसपास आता है 29, 30, 31, 1 जनवरी, राइट। तो ये वही पीरियड है जब माना गया था कि इंपरर रोजेल जो है ना वो अपने व्हाइट मेपल पैलेस के अंदर खत्म हो चुके थे। तो मतलब जब वो ये प्रिपरेशन किए और डायरी में ये बात लिखे हैं 2 पेज का, इसके कुछ ही दिन के
अंदर वो निपट गए थे। अब क्लाइंट तुरंत हड़बड़ी में दूसरा पेज देखा कि भैया उस पे क्या लिखा है। अब इस पेज पे कोई डेट नहीं था, इससे क्लियर पता चल रहा था ये पेज शायद 29 दिसंबर से 1-2 दिन पहले लिखा गया हो या शायद 1-2 दिन बाद, पता नहीं, शायद पहले। अब इस पेज पे एम्पर रोजेल लिख रहे थे कि मुझे लगता है कि इस दुनिया में सिर्फ मैं ही ट्रांसमाइग्रेटर नहीं हूं। अगर कोई और भी है जो मेरी डायरी पढ़ रहा है तो अपना बियॉन्ड द पाथवे चूज करते वक्त बहुत केयरफुली डिसाइड करना। एक बार आप चूज कर लेते हैं तो वो ऑलमोस्ट डिसाइड कर देता है कि आपके एलाइज कौन होंगे और एनिमीज कौन होंगे। मैं कोई एग्जैक्ट सजेशन नहीं दे सकता क्योंकि मैं खुद भी 7 DTs या उन इविल गॉड का असली रूप नहीं देख पाया। शायद इसका कनेक्शन उस सेकंड ब्लास्फेमी स्लेट से है जो एक एंशिएंट ऑर्गेनाइजेशन छुपा के रखती है। मेरे पास बस थोड़ा सा वेग आइडिया है उसके हिडन पार्ट्स का, कंफर्म कुछ भी नहीं कर सकता। और फर्स्ट ब्लास्फेमी स्लेट में क्या लिखा था वो भी मुझे नहीं पता। एक यूजफुल वार्निंग ये है कि ऐसे पाथवेज मत चूज करना जिनके सीक्वेंस 0 पहले से ऑक्यूपाइड हैं और उनके पास वाले सीक्वेंस 0s और सीक्वेंस 1 से भी संभल के रहना। मैंने खुद इस चीज में काफी सफर किया है। सीक्वेंस 0 क्या होता है अगर नहीं पता तो मेरी बाकी डायरी पेजेस देख लेना। ये पेज मेरी लाइफ का आफ्टरवर्ड जैसा है। अगर मैं सक्सीड हुआ तो मैं गॉड बन जाऊंगा और स्टोरी अलग डायरेक्शन ले लेगी। अगर फेल हुआ तो फिर कोई फ्यूचर नहीं होगा। शायद आप समझ ही रहे हैं। जो भी मेरी डायरी समझ रहा है, जाइए ट्रांसमाइग्रेशन का सीक्रेट और इसके पीछे छुपी हुई सच्चाई ढूंढिए। अगर मैं जिंदा रहा तो मैं आपको देख रहा हूंगा। और लास्ट में एक वार्निंग याद रखिए, मून से सावधान रहना। हाँ, ये पेज काफी इंटरेस्टिंग था दोस्तों, है कि नहीं? और इस पेज को पढ़ के क्लाइंट के दिमाग में भी काफी बातें चलने लगी थी। क्लाइंट भी सोचने लग गया था कि मून से सावधान रहना इसका क्या मतलब है। ओवरऑल क्लाइंट सोचा था कि एम्पर ने शायद इस मैटर पर अपनी डिस्कवरीज पहले से ही डायरी एंट्रीज में लिखी होंगी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि क्लाइंट को पता ही नहीं है कि वो एंट्रीज कहां हैं। इसलिए उन्हें स्पेसिफिकली ढूंढना या रिकवर करना पॉसिबल नहीं है। और जो सेकंड ब्लास्फेमी स्लेट के हिडन कंटेंट्स ट्वाइलाइट हर्मिट ऑर्डर ने दिखाए थे, क्या उन्होंने जानबूझकर कुछ पार्ट्स हाइड किए थे या फिर उनके पास वो पूरा था ही नहीं? शायद सेकंड ब्लास्फेमी स्लेट एक्चुअली 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो गया था और दूसरा हिस्सा किसी और फैक्शन के पास चला गया। क्लाइंट सोचता है कि उसका पाथवे ऑलरेडी डिसाइड हो चुका और वो एम्परर रोजेल की डायरी में लिखी एक लाइन के बेसिस पे चूज किया गया था। याद है ना इनिशियली क्यों चूज किया था सीयर पाथवे? याद ही होगा आपको, एनिमे में भी दिखाया गया है। एम्परर के आफ्टरवर्ड से इतना क्लियर होता है कि सीयर पाथवे का कोई सीक्वेंस 0 तो नहीं है, क्योंकि मैड सीक्वेंस 1 जरा तौल तो अब भी जिंदा है, राइट? और बियॉन्ड द कैरेक्टरिस्टिक कंजर्वेशन लॉ के हिसाब से, जिसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके इनकॉम्पैटिबिलिटी भी बोल सकते हैं, तो उसके हिसाब से अगर सीक्वेंस 1 एग्जिस्ट करता है तो सीक्वेंस 0 पॉसिबल ही नहीं होता। इसलिए क्लाइंट को जरा तौल, मिस्टर डोर, ब्लास्फेमर एमोन और पैलेस ज़ोरोएस जैसे लोगों से बहुत केयरफुल रहना होगा। साथ ही उनके पाथवेज के बाकी सीक्वेंस 1 से भी बच के रहना होगा। अब सबसे कंफ्यूजिंग बात तो इसमें यही थी कि मून से सावधान रहना, और इसका मतलब क्या है? क्या ये प्रिमोडियल मून की तरफ हिंट है? अगर ऐसा हुआ तो डायरेक्टली बोला जा सकता था, लेकिन एम्परर ने कभी क्रिम्सन मून को एक्सप्लोर करने के बारे में भी सोचा था, राइट? कि मून पे मैं जाऊंगा। तो क्या उसने सच में मून तक जाके कुछ ऐसा डिस्कवर किया जो कि बहुत डेंजरस था? और इसी वजह से उसने बाकी ट्रांसमाइग्रेटर्स को वार्निंग दी है। क्या मून का डायरेक्ट कनेक्शन ट्रांसमाइग्रेशन से है? हाँ, उसके टोन से तो लगता है कि उसने कुछ बैकअप प्लान्स छोड़ रखे थे, मतलब वो कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ होगा। शायद अभी भी रोजेल जिंदा है और सब कुछ देख रहा हो, और इन सब चीजों के क्लूज भी होंगे जो शायद उसकी पुरानी डायरी एंट्रीज में कहीं ना कहीं लिखी होंगी। और भी डायरीज मिलती जाएगी तो कहीं तो कुछ इससे कनेक्ट होगा। जो भी हो, ये सेकंड पेज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था, पढ़ के मेरे को क्लाइंट से ज्यादा मजा आ गया। ओवरऑल आपको भी मजा आया होगा इसका कंटेंट सुन के। एंड इस पॉइंट पे क्लाइंट जो था वो पूछता है कैटलिया से, मिस मैम अर्मिट से, कि तुमको इस पेजेस को लेके, मतलब इसके बारे में और क्या जानना है, What question you have, तुम पूछ सकती हो। अब अर्मिट भी देखो क्या पूछती है, सीधा पूछती है कि क्या एम्परर रोजेल अब भी जिंदा हैं? और मिस्टर फूल कहते हैं परहैप्स, नॉट श्योर बट शायद। तो डायरी पढ़ने का सेशन हुआ खत्म। कैटलिया का जवाब भी उसको मिल गया जो उसको चाहिए था। तो अब ट्रांजैक्शन वगैरह शुरू होगा, राइट? तो फॉर्स सबसे पहले प्राइवेटली मिस्टर वर्ल्ड से बात करती है। फॉर्स कहती है कि आपने जो मिस्टर एक्स को असैसिनेट किया है, मिस्टर वर्ल्ड से कहती है, प्राइवेटली हो रहा है ये कॉन्वर्सेशन, कि उसके लिए मैं आपको और भी कॉम्पनसेट करना चाहती हूँ, तो मैं मतलब कितना पे करूँ आपको? तो गेरमिन स्पैरो, मतलब जो वर्ल्ड है अपना, वो पूछता है तुम कितना कर सकती हो पे? वो कहती है 5000। बोलता है ठीक है, अगर गोल्ड कॉइन्स में पेमेंट दोगी तो थोड़ा कम भी करोगी, चलेगा? कहती है ओके। मनी मन सोच रही है कि भैया प्रॉपर्टी मुझे मिला है अपने टीचर से, उसका आधा मैं निपटा दी इसको, ठीक है? 10,000 तक में बेचेगी अगर तो 5,000 में ही निपटा दी, जो कि 30,000 का काम था। वेरी नाइस। देन फोर्स उससे पूछती है वर्ल्ड से कि तुम्हें लेमानो ट्रैवल्स चाहिए क्या फ्यूचर में? क्योंकि मैं प्लान कर रही हूँ ना कि मैं एक नया सिस्टम ला रही हूँ। मैं लेमानोस ट्रैवल को बेचूंगी नहीं, लोगों को रेंट पे दूंगी। किसी को चाहिए तो रेंट पे ले जा सकता है। मतलब रेंट वाला सिस्टम होता है ना, किसी को आप सामान बेचोगे नहीं, चाहिए तो कुछ थोड़ा सा पैसा देके आप इसे ले जाओ, यूज करो, वापस कर दो, ऐसा सिस्टम। राइन भी सोचा कि वाह, फोर्स के अंदर दिमाग है,
बढ़िया रेंटिंग वाला सिस्टम निकालिए, क्योंकि यूजुअली सील्ड आर्टिफैक्ट्स में लोग खरीद बिक्री ही करते हैं, लेकिन यहाँ रेंटिंग का पहली बार कॉन्सेप्ट आया है। तो इसके लिए फोर्स कहीं ना कहीं चार्ट बना रही है कि कब किसको इसकी जरूरत पड़ेगी, तो ओवरलैप ना हो जाए कि एक ही टाइम पे दो लोगों को इसकी जरूरत है। तो वो गिरमिन स्पैरो से पूछ रही है, क्योंकि तुम मिस्टर एक्स को मार के आओ, मेरे लिए इतना बड़ा काम किया, तुमको कब चाहिए पहले बता दो, तुम्हारा मैं नोट कर लेती हूँ। हाईएस्ट प्रेफरेंस रहेगा गिरमिन स्पैरो का, है कि नहीं? तो गिरमिन स्पैरो भी कह देता है, वर्ल्ड जो है वो कह देता है कि इस वीकेंड मेरे को चाहिए और नेक्स्ट वीक में भी चाहिए 1-2 दिन, तो इतना चाहिए। बोलती है ओके ठीक है, ये प्राइवेट कॉन्वर्सेशन खत्म, बैक टू मीटिंग। एंड देन वो सबको लेमानोस ट्रैवल के बारे में बताती है कि देखो ये मेरे पास एक आइटम है, काफी मस्त आइटम है, इसके फीचर्स ये हैं, इसका ड्रॉबैक ये है, जो भी लेमानोस ट्रैवल के बारे में सब कुछ बताती है। ऑड्री ध्यान से सुन रही है, मनी मन सोच रही है कितने में बेचेगी, बहुत मस्त आइटम है, जितने में बेचेगी मैं खरीदूंगी सबसे पहले। ऑड्री पूछ भी लेती है कि आप कितना में इसको बेचना चाहती है, एंड फॉस वाज लाइक मैं नहीं बेचेगी, मैं करेगी रेंट। अब देखो लेमानोस ट्रैवल जिस तरह का आइटम है ना, इसका कॉस्ट 10,000 पाउंड से कम होना तो नहीं चाहिए, लेकिन रेंट तो चीपर हो सकता है, राइट? तो रेंटल का जो फॉस था वो बेस प्राइस रख देती है 300 पाउंड। मतलब अगर आपको रेंट करना है तो 300 पाउंड आपको देना ही होगा, जिसमें आप एक दिन के लिए इसे रेंट कर सकते हो, और हर एक एक्स्ट्रा दिन जो आप लगाओगे उसका 50 पाउंड ऐड होता जाएगा। ऐसे मान के चलो अगर आपको 3 दिन के लिए रेंट करना है, 2 दिन के लिए सॉरी, तो 300 उसका मतलब रेंटल चार्ज हुआ, 2 दिन और रेंट करना है तो 50-50 400 पाउंड लगेगा। और जब नोटबुक वापस देनी होती है तब उसमें रेंट लेने के टाइम से 2 पेजेस ज्यादा बियॉन्ड द आवर्स लिखे होने चाहिए। पता है ना, इसमें बियॉन्ड द आवर्स स्टोर होता है, तो आप जितना यूज कर लिए, मान के चलो आपने 2 यूज कर लिया तो आपको 4 भरना होगा, कोई सा भी भर सकते हो। अगर रेंट के टाइम उसमें सिर्फ एक ब्लैंक पेज हो या कोई भी ब्लैंक पेज ना हो तो फिर पूरी बुक को फिल करना पड़ता है। ये 2 एक्स्ट्रा पेजेस का मतलब सिर्फ 2 नए पावर्स नहीं है, बल्कि ये भी है कि आप लेमानोस ट्रैवल में लिखी हुई किसी भी बियॉन्ड द पावर को यूज कर सकते हैं, बस बाद में उसका रिप्लेसमेंट ऐड करना पड़ेगा। पावर का टाइप सेम होना जरूरी नहीं है, सिर्फ पेजेस का काउंट मैटर करता है। हाँ, ये सब कंडीशन थी रेंट के, काफी मतलब नेगोशिएबल अच्छा डील है ये। एंड ऑड्री मनी मन सोच रही है कि अगर 300 बेस प्राइस है और मैं पूरे महीने के लिए रेंट कर दूं तो मुझे लगेगा 1500, तो मैं हर महीने 1500 पाउंड देके रेंट करती ही चलूंगी, एक तरह से आइटम मेरा रहा। पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है, पैसा हो तो रेंट भी, अगर सामने वाला बेच नहीं सिर्फ रेंट कर रहा है तो इतना रेंट उसके मुंह पे मारो कि तुम्हारे पास ही रहे आइटम। ये है ऑड्री का चाल। वहीं एल्गर सोच रहा है कि मुझे भी तो रेंट करना है, तो एल्गर कहता है 2 दिन मुझे चाहिए रेंट के लिए, प्राइसिंग थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे एंड विल रेंट इट। इस वीकेंड से अगले वीक के बीच में मतलब चाहिए था एल्गर को रेंट करने के लिए, लेकिन अपनी फॉस कहती है कि नहीं आपको नहीं मिल सकता उस टाइम पे, क्योंकि मिस्टर वर्ल्ड ऑलरेडी उसको बुक किए हैं। अब वर्ल्ड का बुक कर लिया, ये जरूर प्राइवेट मीटिंग के अंदर बुकिंग हुई है, अभी वर्ल्ड और फॉर्स आपस में बात किए थे ना, उसी में हुआ। मतलब ये सब एल्गर ऑड्री सब सोच रही है। एंड प्राइवेट मीटिंग हुआ क्या, क्यों था, मतलब क्या वर्ल्ड मिस्टर एक्स को निपटा दिया, यही रीजन हो सकता है। अब एमलिन बोलता है कि मुझे आज और कल के लिए रेंट चाहिए, ठीक है? तो फॉस कहती है हाँ ठीक है, आपको मिल जाएगा आज और कल के लिए, फ्री है बुक, 400 पाउंड देने होंगे और 2 पेजेस ऑफ बियॉन्ड द पावर्स डालने होंगे। एमलिन कहता है पहले मुझे चेक करना है अभी उसमें कौन कौन से पावर रिकॉर्डेड है, मेरे काम के पावर्स होंगे तो ही मैं रेंट करूंगा, वरना प्राइस एडजस्ट करेंगे। फॉर्स बताती है कि क्या क्या पावर्स है, और एल्गर इन पावर्स को बहुत ध्यान से सुन रहा है। तुम्हें भी मैं बता रहा हूँ क्या क्या पावर रिकॉर्डेड है, ध्यान से सुनना एल्गर की तरह। डोर ओपनिंग, ब्लैक स्क्रीन, टम्बल, टेलीपोर्ट, लाइटनिंग स्ट्राइक, फ्लोट, फ्लाइट, विंड ब्लेड्स। एंड देखा जाए तो उसमें ढेर सारे पावर्स जो है वो स्टॉर्म डोमेन के ही है, राइट? एल्गर ये बात सोच रहा है। और स्टॉर्म डोमेन के अगर पावर्स है तो क्या वर्ल्ड इसे पहले यूज किया है, या फिर उसने मिस्टर फूल से सी गॉड से रिलेटेड बियॉन्ड द पावर्स रिकॉर्ड करवाई है इसके अंदर। एल्गर सोचता है कि जब मैं वापस जाऊंगा ना कैथीड्रल, तब मुझे बैकलैंड में रिसेंटली क्या हुआ ये पता करना होगा। वो जो मिस्टर एक्स गायब हुआ है ना, वो ऐसे ही बिना कोई ट्रेस छोड़े तो गायब नहीं हो सकता, कुछ तो उससे रिलेटेड बातें होंगी। वहीं एमलिन की बात की जाए तो वो काफी खुश है, क्योंकि उसमें लाइटनिंग वगैरह से रिलेटेड पावर है, जो कि वैम्पायर्स के प्रति लीथल होता है। तो प्रिमोर्डियल मून के जो वर्शिपर्स हैं उनको खत्म करने में बड़ा मजा आएगा, काम की चीज है। हाँ, एमलिन यहाँ कर लिया डील। फॉस भी हैप्पी है कि अब पैसा कमाएंगे रेंट करके लेमानोस ट्रैवल, तो बढ़िया सिस्टम निकाले हैं, पैसा तो मिलता रहेगा। इसके बाद फॉस मैम अर्मिट को बोलती है कि आपके लिए भी कुछ इन्फो है, प्राइवेटली बात करते हैं। तो हाँ, इन दोनों की प्राइवेट बात हो रही है। एंड फॉस यहाँ जो कि मिस मैजिशियन है वो बताती है कि उन्हें मिस्टर डोर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, बस 3 चीजें जानती है। पहली ये कि उनके एंसेस्टर में से एक ऐसा एग्जिस्टेंट था जिसे मिस्टर डोर के नाम से जाना जाता था, यानी मिस्टर डोर उसी लाइनेज का है। दूसरी बात यह कि वो एंसेस्टर वॉर ऑफ 4 एम्परर्स के टाइम पे गायब हो गया था। अगेन मिस्टर डोर की यहाँ बात हो रही है और तब से लोग उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी बात यह कि फुल मून और ब्लड मून के टाइम उन्हें ऐसी आवाजें सुनाई देती है जो उनका कंट्रोल छीन सकती हैं। मोस्टली आवाज मिस्टर डोर की होती है। तो हाँ, ये सारी बातें जो थी ये सब कुछ फॉर्स कहीं ना कहीं बताई मैम अर्मिट को। इसके अलावा फिलहाल वो जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट करना नहीं चाहता। अभी जो तीसरा पॉइंट था वो फॉर्स ने खुद ऐड किया था, ताकि मैम अर्मिट और उनके पीछे जो क्वीन मिस्टिक है वो मिस्टर डोर के बारे में और समझ सके, जिससे अब्राहम फैमिली को कर्स से बचने में मदद मिल सके। अब मैम अर्मिट को काफी अच्छा खासा इन्फो मिल गया था, शी वाज हैप्पी अबाउट इट। जो रिमेनिंग 650 पाउंड था वो फॉर्स को पे करने के लिए रेडी हो जाती है। एंड फॉर्स को इतने सारे पैसे अचानक मिलने लग गए इधर उधर से, फॉर्स ही मन सोचती है कि मेरी टोटल सेविंग सारे पैसे मिल जाएंगे तो हो जाएगी 3000 पाउंड से ऊपर।
ऊपर। अब मजा आ गया। वहां इनका जो प्राइवेट कॉन्वर्सेशन था वो खत्म होता है। इसके बाद वर्ल्ड बोलता है कि मुझे एक मिस्टिकल आइटम चाहिए मॉरोडा पाथवे से, जो कि डिटेक्शन वर्शन में काम आए, सीक्वेंस 8 या 9 का होगा तो भी चलेगा। कैटलिया बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए ढूंढूंगी, लेकिन इट्स नॉट कॉमन, ठीक है, प्रीमियम उसका कुछ तो कुछ लगेगा, क्योंकि मॉरोडर पाथवे से कोई मिस्टिकल आइटम मिलना ही ईजी नहीं है। मिस्टर वर्ल्ड कहता है ओके कोई इशू नहीं है, प्रीमियम लगेगा तो मैं दूंगा, क्योंकि अंदर ही अंदर तो वो ड्वेन डांटिस है ना, अमीर आदमी है, पैसा जो लगेगा दूंगा, बस तुम आइटम लेके आओ ना। आगे वर्ल्ड बोलता है कि मेरे पास एक बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक है, ऑफ कोर्स ये इंटरोगेटर का बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक है, और इसको मैं बेचना चाहता हूँ, ऑफ कोर्स 1000 पाउंड्स में। ये बोल के वो फोर्स की तरफ देखता है, क्योंकि वो जानता है कि शाओ के लिए काम में आएगा। एंड फोर्स भी सोचती है कि मेरे तरफ क्यों देख रहा है। एंड यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूजुअली जो इंटरोगेटर का बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक होता है वो कम से कम 1200 पाउंड में तो बिकता है, उससे ऊपर ही बिकेगा, नीचे नहीं। तो 1000 में दे रहा है यहाँ पे क्लाइन, तो ये डिस्काउंट सेल जैसा हो गया, राइट। क्वेश्चन है क्लाइन तक डिस्काउंट दे क्यों रहा है? वेल, क्लाइन के मन में थोड़ी सी ये बात थी कि वो शाओ का ही रूप लेके कहीं ना कहीं मिस्टर एक्स को असैसिनेट किया है ना, एंड ऐसे में शाओ डेंजर में भी पड़ सकती है, तो गुड विल डिस्काउंट था क्लाइन की तरफ से कि 1000 ही दो और ले जाओ ना। शाओ तो है नहीं टैरो क्लब में, तो उसके लिए ऑफ कोर्स फोर्स ही खरीदेगी, तो फोर्स कहती है डील, तुरंत मैं ले लूंगी इसे। अब कैटलिया को भी लेने का मन था क्योंकि बहुत सस्ते में मिल रहा था, लेकिन उससे पहले तो डील हो गया इधर। और कैटलिया ये भी नोटिस करती है कि हैंग्ड मैन आज कुछ बहुत अच्छे मूड में मतलब लग रहा है, तो वो ओशन सॉन्गस्टर पे एडवांस करना चाहता था सीक्वेंस 5 पे, तो कर गया क्या एडवांस। कैटलिया सोचती है कि पहले जब मैं टैरो क्लब को ज्वाइन की थी ना, मेरे अंदर एक सेंस ऑफ सुपीरियरिटी था, क्योंकि मैं ही सिर्फ सीक्वेंस 5 पे थी, लेकिन बहुत जल्द ही एक तो ये मतलब आ गया है, ओशन सॉन्गस्टर बन चुका है, एल्गर सीक्वेंस 5 पहुंच चुका है, एंड मिस्टर वर्ल्ड जो है गिडमन स्पैरो ये भी सीक्वेंस 5 पे, और ये मेरे से बहुत ज्यादा डेंजरस है, पावरफुल भी है। तो अब जो मेरे वो जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स थी वो मेरे अंदर रही नहीं। खैर ये सब सोचते हुए कैटलिया पूछती है कि किसी को मिथिकल क्रीचर का ब्लड मिला, एंड वर्ल्ड बोलता है हाँ जुगाड़ हो जाएगा, लेकिन जो दे रहा है वो पूछा है कि तुम बदले में उसे क्या दोगे। इस पे कैटलिया पूछती है ये तो तब डिसाइड होगा जब तुम मुझे बताओगे कि वो एंजल किस पाथवे से है, एंड मिस्टर वर्ल्ड कहता है मॉन्स्टर पाथवे से। जैसे ही मिस्टर वर्ल्ड बोला मॉन्स्टर, जितने लोग थे यहाँ पे वो सब एक साथ एक बात सोचते हैं। क्या सोचते हैं? वेल, मॉन्स्टर मतलब ये फेट पाथवे का एंजल है, इसलिए मिस्टर फूल के ऑनरिफिक नेम में किंग ऑफ येलो एंड ब्लैक हु व्हील्स गुड लक लिखा है। तो सब यही गेस कर रहे हैं, सोच रहे हैं, सब क्लाइन की तरफ देखते हुए मिस्टर फूल की तरफ, और ऐसे में क्लाइन भी सोचने में मजबूर हो जाता है। एंड उसे एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम का एहसास हुआ। जो ऑनरिफिक नेम उसने खुद बनाया था उसमें गुड लक को कंट्रोल करने वाली लाइन एक्चुअली सक्सेसफुली ग्रे फॉग के ऊपर वाले मिस्टीरियस स्पेस की तरफ पॉइंट कर रही थी। क्या इसी वजह से फेट पाथवे के लोग उसकी यूनिकनेस को देख पाते हैं? क्या इसी वजह से स्नेक ऑफ मर्करी विल ऑसेप्टिन ने खुद से आके उसके साथ फ्रेंडली रिलेशन बनाया? उसने सोचा कि उसके ऑनरिफिक नेम के 3 पार्ट्स में पहला उसकी असली आइडेंटिटी को डिस्क्राइब करता है, दूसरा उसके डिवाइन डोमेन को, और तीसरा अथॉरिटी को। पूरा चैंटिंग क्या है कमेंट्स में बताना, ठीक है। और गुड लक को कंट्रोल करना क्लियरली अथॉरिटी से लिंक्ड लगता है। वैसे द फूल खुद भी एक लेवल की अथॉरिटी रिप्रेजेंट करता है। हाँ, ये सब सोच रहा है, कहीं ना कहीं मिस्टर फूल सोच रहे हैं, अपने क्लाइंट मोरिटी सोच रहा है, एंड कैटलिया कहती है कि मैं क्या दे सकती हूँ उसको, ये मैं सोच के बताऊंगी। तो हाँ, ट्रांजैक्शन पार्ट भी खत्म। अब जनरल टॉक टाइम में फॉर्स बताती है कि ईस्ट बॉर्डर में कुछ तो कांड हुआ है, वहां धमाका हुआ है, तो अगर एमिलिन वहां हंटिंग के लिए जाने का प्लान कर रहा है आज, तो ध्यान से जाना, वहां पे अभी हाई अलर्ट चल रहा है, बियॉन्डर्स मिल जाएंगे ऑफिशियल्स। सब तुरंत पूछते हैं कि क्या हुआ है वहां, तो अब फॉर्स तो बता नहीं सकती, हम जानते हैं वहां क्या हुआ है, मिस्टर एक्स का असैसिनेशन हुआ है, लेकिन फॉर्स कहती है कि मैं आपको एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं बता पा रही हूँ, मुझे बस इतना पता है कि उस वक्त स्टॉर्म डोमेन के डेमीगॉड लेवल के बियॉन्डर पावर्स यूज हुए थे, और चर्च ऑफ स्टॉर्म इस मैटर को काफी सीरियसली ले रही है। फॉर्स मनी मन सोच रही है मैं नहीं बताऊंगी वहां क्या हुआ, अगर मिस्टर वर्ल्ड को बताना है तो वो खुद ही बताएगा, ठीक है, मैं इस मामले में नहीं पढ़ूंगी। वैसे ऑड्री और बाकी लोग काफी कुछ समझ गए इतना ही सुन के कि वहां मिस्टर वर्ल्ड का ही काम है, वही मिस्टर एक्स को पक्का असैसिनेट किया है, क्योंकि वर्ल्ड ही बुक लिया था पहले ही लिमानोस ट्रैवल, और वो स्टॉर्म डोमेन के पावर भी उसमें भर दिया है, जो कि वहां यूज हुआ है जैसा पता चल रहा है। इसका मतलब है कि शायद मिस्टर एक्स का असैसिनेशन हो गया होगा, क्योंकि मिस्टर वर्ल्ड तो जिंदा है। वहीं एमिलिन सोच रहा है कि वो देर रात जाएगा आज हंट करने, 8-9 बजे नहीं जाएगा, ठीक है, जब अब लेट नाइट मतलब वहां जो लेबरर्स काम करते हैं वो लौटते हैं ना, उस टाइम ही एमिलिन जाएगा, हंट वगैरह करेगा, जिस टाइम थोड़ा सा मतलब सिक्योरिटी भी कम हो। नाउ इफ वी टॉक अबाउट सिटी ऑफ सिल्वर, डेरिक बताया कि 6 मेंबर काउंसिल लगता है अभी फॉर्मर चीफ के मौसलम के काम में बिजी हैं। एग्जैक्टली क्या है इसकी इंफॉर्मेशन डेरिक के पास नहीं थी। क्लाइन ने पहले लिटिल सन से सिटी ऑफ सिल्वर के फॉर्मर चीफ के बारे में सुना था। कहा जाता है कि उसने एक मौसलम बनवाया था जो काफी गहरा अंडरग्राउंड तक जाता था, और फिर वो खुद उसके अंदर चला गया और दोबारा कभी दिखाई नहीं दिया। लोगों को शक है कि उसका डेथ पाथवे के सीक्वेंस 3 में स्विच करने का अटेम्प्ट फेल हो गया था, और क्लाइन को यहाँ क्यूरियोसिटी हुई कि अंदर क्या हुआ होगा, लेकिन उसकी स्पिरिचुअल जो इंट्यूशन थी उसे वार्निंग दे रही थी कि वहां
डेंजर हो सकता है। इससे पहले कि क्लाइंट कुछ बोले, एल्गर ने कहा कि इस मैटर पर ध्यान रखो, इतने क्रिटिकल टाइम पर मॉजिलम की इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो ये डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है और डेरिक के लिए कहीं ना कहीं डेंजरस भी साबित हो सकती है। डेरिक भी तुरंत नॉट किया, हाँ भाई सही बोल रहे हो, और बोला कि वो पूरी कोशिश करेगा कि मतलब जितना डिटेल्स हो सके वो पता कर सके और ध्यान रखे अपना। तो इसके बाद थोड़ी और बातें होती हैं, मीटिंग हो जाती है यहाँ पे खत्म। तो हाँ, आज की जो टैरो क्लब मीटिंग थी काफी इंटरेस्टिंग थी, है कि नहीं? लेकिन चीजें अभी और इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि अभी होने वाला है एमलिन का हंट। लेकिन उससे पहले एक और चीज होती है। क्या होती है? वेल, क्लाइंट वापस आता है अपने डुवेन डांटिस बन के अपने मैनर में, मीटिंग अटेंड करके ग्रे फॉक्स से निकल के रियल वर्ल्ड में, और यहाँ उससे मिलने आई है मैडम मेरी। याद है ना, नेशनल एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन काउंसिल की जो मतलब मेन थी वो मैडम मेरी, जिसका सेकंड बुक में क्लाइंट हेल्प भी किया था चीटिंग वाला स्कैंडल पकड़ने में। तो आखिर मैडम मेरी क्लाइंट से क्यों मिलने आई है? वेल, ये हम जानेंगे अगली वीडियो में। एंड मतलब उसमें एम्बलिन का हंट भी होगा, मैडम मेरी का जो यहाँ कांड होने वाला है वो भी काफी कुछ होने वाला है। क्वाइम कंपनी से रिलेटेड काफी इंटरेस्टिंग चीज है जिसमें अच्छा खासा फंसेगा भी डुवेन डांटिस। ये सब हम अगली वीडियो में जानेंगे, जो कि ऑफ कोर्स आएगी मंडे को, नेक्स्ट मंडे को। लेकिन इस वीक जो है ना, बीच में मैं एक और वीडियो डालूंगा, ग्रोजेल्स ट्रैवल वाला, जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था, जो कि मैं अभी तक नहीं कर पाया था, वो मैं वीक के मिड में कहीं ना कहीं डालूंगा। और कमेंट्स में आप लोग ये भी बताना कि मैं जो प्लान किया है कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 बुक है ना, उस सब का एक जगह करके एक लंबी वीडियो बना के जो मैंने बनाई है सबको जोड़ के एक में डालूं या ना डालूं, ये भी आप कमेंट से बता देना। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वन। पीस आउट।